हो गया? सो गुड मॉर्निंग क्लास। और आज हम लोग वापस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पूरा करने के लिए मिले हैं, ठीक है। और मेरे आईक्यू में भी काफ़ी आराम है, तो आईओ पे भी कवर हो जाएगा। बताते हैं ठंडे पानी से सिकाई करने में ज़्यादा आराम है। वैसे आईक्यू है नहीं, लेकिन स्वेलिंग ज़्यादा है, तो मैंने कहा चलो सिम्टम मिली। कौन सी आती है? जय। चलो, तो अब तक हम लोगों ने जो कवर किया है उसको बहुत ध्यान से एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ रिवाइज करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी सन में बनी थी? शाबाश। ईस्ट इंडिया कंपनी को बनने के लिए अनुमति, शाही फरमान या रॉयल चार्टर किसने दिया था? वेरी गुड, क्वीन ने। इस क्वीन का नाम याद रखना। शाबाश। जब रॉयल चार्टर किसी कंपनी को मिलता है, इसका मतलब किस प्रकार की शक्तियां कंपनी को दी गई थी? तो आपको याद रखना है, लीगल यानी कि विधिक और राजनीतिक, ये दो प्रकार की शक्तियां दी गई थी। सर हम कैसे मान ले दी गई थी? क्यों? क्योंकि अमेज़न, फ्लिपकार्ट और लेंसकार्ट और तमाम कंपनियां हैं, ओला, उबर, ओयो, अब इन सबको ये कंपनियां नहीं दी जाती हैं किसी को भी बैटरी। तो इस रॉयल चार्टर से कंपनी को स्पेशल पावर दी गई थी। सर कैसे माने? क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में चैप्टर है द इंक्वेस्ट ऑफ यूरोपियन, आप पढ़ेंगे इतिहास में, उसमें लिखा हुआ है कि क्वीन ने चार्टर में शर्तें लिखी थी कि मिलिट्री फोर्स ले जाओ, सेना वही मिलिट्री ले जाओ, तुम्हें वहाँ चार्टर साइन करनी है, यानी संधि करनी है, शासकों से युद्ध करना है, सामान बेचना है, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन शाही फरमान के अंदर लिख करके डाल दी गई। क्लियर? तभी तो कंपनी को इतनी पावर मिली थी ना। तो इसका मतलब सर कंपनी के पीछे खड़ा था स्टेट। क्लियर हो गया? इस स्टेट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। इसका मतलब है वहां की संसद, वहां की रानी। भाई अगर आपसे पूछे आपकी इस समय इंडिया के अंदर स्टेट कौन है, तो आप कहोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। किसी राज्य के अंदर विधानसभा, विधान परिषद, लोकल निकाय, ये अनुच्छेद 12 की परिभाषा में वर्णित है, वो सभी के सभी स्टेट है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब इनको ये पूरी प्रोसेस चल रही थी, तो जो क्वीन थी ना, क्वीन रानी, इस क्वीन के दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट नहीं था, इस क्वीन के दिमाग में इस पूरी प्रक्रिया की एक पॉलिसी जिम्मेदार थी, जिसे बोलते हैं साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म। इसका मतलब ये था कि हम अपनी सेना भेजेंगे और कुछ लोग भेजेंगे जो कि बाद में सेना की मदद से राज्य का विस्तार कर लेंगे। यानी अगर कुछ लोग आए भारत में, वो रुके यहाँ, पहले शरणार्थी बन के आए, बाद में हो सकता है कि वो भारत के अंदर भी सत्ता काबिज कर ले, तो ऐसा डर तुम्हें रोहिंग्या से भी हो सकता था। हालांकि वो इंपीरियलिज्म के लिए नहीं, वो तो एक अलग चीज हो जाएगी, क्योंकि रोहिंग्या की पॉपुलेशन इतनी नहीं थी और ना ही वो चार्टर लेके आए थे, लेकिन कंपनी बहुत मजबूत थी, इसके साथ स्टेट खड़ा हुआ था। बात आई समझ में? फिर हमने ये देखा कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी बन करके पूरी नीति निकल के आई, इसमें इन्होंने इंडिया के अंदर मुगलों से अनुमति ले रखी थी, और मुगल को भी ये देते थे पैसा, और बदले में बहुत सारे इनाम, गिफ्ट, दुनिया भर की चीजें देते थे मुगल। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मुगल का डाउनफॉल आ गया, यानी मुगल वंश में जो है देखा गया कि शासक जो है वो कमजोर होते चले गए। और ऐसे में सबसे ज्यादा कमजोर मुगल तब हुए जब 1760 में कौन मर गया? शाबाश। औरंगजेब के मरने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ी खुश हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि अब हम विस्तार थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि औरंगजेब को बताया जाता था बहुत क्रूर शासक। उसके बाद इनकी किस्मत जाग गई जब 1739 में भारत के अंदर नादिर शाह ने लूटपाट करी, जिसे बोलते हैं युद्ध करनाल पर। ये युद्ध कितने दिन चला? इसने 57 दिन दिल्ली को लूटा। जितनी भी उनकी आर्मी थी, जितना भी पैसा था, उसे प्लेंडर कर लिया। इंग्लिश में प्लेंडर बोलते हैं, PLUNDR, प्लेंडर माने लूटपाट। तो इसने जब लूटपाट करी तो उससे क्या हुआ कि 1760 में अच्छा शासक तो कोई बचा नहीं था, और जो पैसा था, सेना थी, वो भी खत्म हो गई थी मुगल की। अब जब किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, आर्मी नहीं है, कोई राजा नहीं है, तो ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मनमानी करना शुरू कर दी। इसके बाद जो भी फैक्ट्रियां थी, उन फैक्ट्रियों के चारों तरफ इसने क्या करना शुरू कर दी? किलाबंदी, घेराबंदी, फोर्टिफिकेशन। और जब इसने किलाबंदी करना शुरू करी तो 1757 में सिराज उद दौला को लग गया बुरा, और हमने पहला युद्ध देखा था 1757 का प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? बंगाल में। ये याद रखना, बक्सर भी उस समय बंगाल में ही था, बाद में प्रांत भाग हो गए, तो आज बक्सर बिहार में पहुंच गया। ये
बात याद रखना, ठीक है। आज वाले जगहों के नाम भी याद रखा करो। वन डे एग्जाम में तो पूछ लेते हैं कि बैरकपुर कहाँ पे है, समझ रहे हो, ये जगह कहाँ पे है, तो ये चीजें भी आप पढ़ते रहते हो, फैक्टिंग इंटरेस्टिंग होते हैं। उसके बाद 1739 के बाद हमने देखा 1757 में सिराजुद्दौला से युद्ध हुआ, जिसे मैं बोलता हूँ 18,000 बनाम 3,000 ईस्ट इंडिया कंपनी, 18,000 सिराजुद्दौला, लेकिन ये 3,000 लोग जीत गए। लेकिन इस युद्ध को जीतने के बाद अकॉर्डिंग टू घटना चक्र क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा युद्ध निर्णायक डिसिसिव युद्ध है। इसलिए घटना चक्र लगाओगे तो उसमें क्वेश्चन आता है कि विच अमंग दीस इज डिसिसिव बैटल। तो डिसिसिव बैटल जो था, निर्णायक था, वो कभी भी 1757 नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ से कंपनी ने सोचा था कि हम शासन कर सकते हैं, लेकिन उसके पास राजस्व वसूलने के अधिकार नहीं थे, और जो राजस्व वसूलने के अधिकार है वो उसको मिलते हैं टैक्स कलेक्शन राइट, और साथ में अंग्रेजी वालों लेजिटिमेसी, यानी कि राजस्व, और दूसरा वैधता। इसमें आप ऐसे याद रखो कि आप लोग हाउस टैक्स देते हो, बत्ती बिल देते हो, वो सिर्फ बत्ती विभाग को ही क्यों देते हो? क्योंकि उसी को वैधता मिली है कि वो आपका बिल कलेक्ट कर सके। वरना आपके घर सोचो हर महीने कोई एक ऐसा आदमी आ जाए जिसे बत्ती विभाग ने भेजा नहीं और कहते लाओ पैसे दे दो मैं जमा कर दूंगा, तो समझ लो शराब भी ले जाए, जुआ भी खेल सकता, अपनी शादी भी कर सकता। तो इस तरीके की चीजें हो सकती है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को 1764 में वैधता मिल गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो क्वीन थी, उस क्वीन का ध्यान इस पर गया। क्वीन ने कहा तुम्हें 164 सालों में कोई पैसा तो दिया नहीं। क्वीन ने पैसा मांगा, तो इन्होंने कहा हमारा पैसा युद्ध में खत्म हो गया। भुखमरी आई थी, फैमाइन आया था, कहाँ पे? बंगाल में, आपने पढ़ा होगा। तो उस भुखमरी की वजह से हमारा पैसा दान और रोजगार में चला गया। तो क्वीन ने कहा कुछ तो बचा होगा ना, तो राजस्व वसूलने के अधिकार थे। बोले मैडम हम पे तो कुछ भी नहीं बचा, उल्टा 1 मिलियन पाउंड आप हमें दे दो। तो क्वीन ने कहा यार ये क्या बात है, अगर मैंने शुरू से इनके ऊपर नियंत्रण और जांच करी होती तो आज मुझे पाई का हिसाब होता। तो पाई के हिसाब के चक्कर में कोई पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जोड़ेगी निदेशक मंडल को 1773 में। इसीलिए क्वीन ने क्या करा, क्वीन ने एक हाथ दे एक हाथ ले लिया। क्वीन ने इनको 1 मिलियन पाउंड दिया, लेकिन बदले में कहा कि हम तुम्हें नियंत्रण में रखेंगे। और आज भी प्रत्येक भारतीय भारत में नियंत्रण में क्यों है? क्योंकि विधि। अगर ये कह दिया जाए कि तुम किसी की हत्या कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई विधि के तहत मुकदमा नहीं चलेगा, तो फिर तो देखो तुम्हारे सारे पड़ोसी जिंदा है बिकॉज ऑफ लॉ। वरना वो सुबह उठ के तेज आवाज में गाना बजा रहे हैं और तुम चाकू लेकर घूम रहे हो, कोई धारा आई नहीं, कोई विधि आई नहीं, आवाज कम होने से। तो अगर विधि ना हो तो जाहिर सी बात है तुम लोग नियंत्रण में नहीं रहोगे। ये पूछा जाता है कि पावर ऑफ लॉ क्या है, तो भैया मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, करना ही लॉ का काम, उसको बनाना, ऑर्डर को बनाना। तो कोई ने दिमाग लगाया, क्योंकि भैया 7,544 किलोमीटर यूरोप पड़ता है, लंदन, वहाँ से कंट्रोल करने के लिए कोई घोड़ा भी भेजोगे ना तो 10 दिन में पहुँचेगा। तो उन्होंने विधि बनाई, मोहर लगाई, पहुँच गया इंडिया। अब इंडिया में ये सब काम कराने के लिए उनको 4 लेटर इशू करने पड़ सकते थे, तो इसलिए उन्होंने केंद्रीकरण का सिद्धांत उठाया। उन्होंने कहा कि मैं व्हाट्सएप करूंगा, ग्रुप में एक ही मैसेज डालूंगा, सबको पहुंच जाएगा। और वो व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था बंगाल। उन्होंने कहा बम्बई वाले ग्रुप और मद्रास वाले ग्रुप की लॉ बनाने की शक्तियां उठा करके बंगाल में डाल दो, इसलिए गवर्नर जनरल को बंगाल बोला जाएगा। गवर्नर जनरल नाम दे दिया उसको, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को शक्तियां दे दी कि भैया तुम इन दोनों रियासतों, इन दोनों प्रांतों के बारे में भी विधि बना सकते हो। ये बात क्लियर थी। इसी प्रक्रिया को हमने पढ़ा था, केंद्रीकरण कहते थे, विकेंद्रीकरण बताया था। 1773 में गवर्नर जनरल का पद के साथ में 4 लोग जोड़ दिए थे। वो मैं लिख देता हूँ, लेके ज्यादा अच्छे समझ आता है। आ जाओ अब ध्यान से समझना, 1773 में जो 3 चीजें थी वो ऐसे घर पे ना डायग्राम बना के तब याद करा करो, या अपने छोटे भाई बहनों को पकड़ लिया करो। आज आप जो कंपनी के बारे में बताओ, बोले कौन सी कंपनी, थोड़ा बताओ, इंटरेस्ट है। 1773 में आपने सबसे पहले जो चीज देखी कि एक थे गवर्नर, और वो गवर्नर थे बॉम्बे के अलग, मद्रास के अलग, बंगाल के अलग। इसी गवर्नर का नाम कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्यों करा बंगाल? क्योंकि इसकी और इसकी विधि बनाने की शक्तियां लेजिस्लेटिव इसको ट्रांसफर कर दी गई। लेकिन ये जो गवर्नर जनरल था ना, इसे कंपनी चुन के डिसाइड करेगी। तो अब जो कंपनी का आदमी बैठा हुआ है वो तो कंपनी के फेवर की बात करेगा। तो इसलिए क्वीन ने, संसद ने इस गवर्नर के साथ 4 लोग चिपका दिए, जिन्हें आप बोलते हो एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद। अब आप जरा सोच के देखो, आप घर पे बैठे हुए हो और आपके साथ आपका भाई है जिसे मम्मी ने कह रखा है देख बताना
अगर ये जो पढ़ाई ना करे तो मुझे बताना। हो सकता है आप रिश्वत देके खरीद लो, ब्रदर एंड सिस्टर, लेकिन यही काम अगर कोई बाहर का टीचर कर रहा है, आपका ट्यूशन टीचर, तो वो तो आपको डंडे की नोट पर रखेगा ना, पढ़ो 1 घंटे पढ़ो। तो वही करा था कि कंपनी के साथ में कोई ने बैठा रखा था अधिशासी परिषद, जो सारी गतिविधियां देख रहा था गवर्नर की। लेकिन ये आई ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके साथ बैठा दिया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ये हमें आगे पढ़ना है। और उसके साथ स्थापित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट। ये सारी चीज़ें क्लियर थी। 1773 फेल क्यों हो गया, ये चीज़ पता होनी चाहिए। 3 कारण थे सर, गवर्नर जनरल, सुप्रीम कोर्ट का विभाग, गवर्नर जनरल का उसके अपने चारों अधिशासनों से विभाग। दूसरी बात, ये बिल्कुल क्लियर नहीं था कौन सी विधि भारत में अपनाई जाएगी, या अंग्रेजी विधि चलेगी या भारत के लिए अलग से विधि बनेगी। ये सारी चीजें क्लियर थी। 1773 के विनियमन अधिनियम के बाद एक अधिनियम और आता है जिसे बोलते हैं संशोधन अधिनियम। वो 1781 आता है सिर्फ सुधार करने के लिए, लेकिन 1781 तुम्हें दे जाता है वर्तमान समय के संविधान का अनुच्छेद 50। इसका मतलब क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। भैया ये गवर्नर जनरल जो था, इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं थी, लेजिस्लेटिव थी। तो भैया जो कार्यपालिका की शक्ति थी उसको और सुप्रीम कोर्ट के बीच में भिन्नता कर दी 1781 ने, जो आज भी देखने को मिलती है ना। सुप्रीम कोर्ट बड़ा या लेजिस्लेटिव बड़ा या एग्जीक्यूटिव बड़ा, कौन बड़ा बताओ, कौन बड़ा? सवाल बड़ा अच्छा है, वजाहत। जुडिशरी बड़ी, कार्यपालिका बड़ी या विधायिका बड़ी? संसद। आप बताओ जुडिशरी, हाँ। और कोई? जुडिशरी का कार्य सबसे बड़ा है। आगे चल के जब मैं तुम्हें मूलभूत आधार, बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, ये भी छोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर कोई भी किसी सरकार ने पॉलिसी बनाई है संविधान के खिलाफ गई, तो वो निरस्त करने का अधिकार रखता है। क्योंकि जुडिशरी को अगर ये पोजीशन नहीं देते ना, तो कोई भी लॉ बना दिया जाता और किसी भी विधि को बैठा करके कार्यपालिका को देकर के निष्पादन करा दिया जाता। एग्जाम्पल, एक ही दिन में भारतवासियों को मारो योजना आज मैंने बना दी संसद में, अगले दिन तुम्हें पुलिस दौड़ा के पीट रही है। अगर जुडिशरी नहीं होगी तो कोई आकर के कैसे बताएगा ये तो आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, तो लोगों को मार रहे हैं, ये तो गलत है। राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21 है। तो इसलिए जुडिशरी का काम सर्वोपरि। समझ में आई बात? 1781 पढ़ा। 1784 में कौन व्यक्ति था जो 24 साल का था, प्राइम मिनिस्टर था? फिट्स के नाम को याद करो। पी का मतलब पोजीशन, कब्जा। आई मतलब लॉ का इंट्रोडक्शन यानी परिचय। डबल टी का मतलब डुअल चीज। सर डुअल चीजों का मतलब ये कि कंपनी के पास में जो निदेशक बोर्ड था उसको 20 से काट करके 2 नए पद सृजित कर दिए थे, एक नियंत्रण और एक निदेशक बोर्ड। ऐसे याद रखना। अब जो निदेशक है वो सिर्फ कंपनी के फैसले लेगा, और जो नियंत्रण बोर्ड है वो कहाँ से आया है, क्वीन के पास से, तो वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में सारी बातें बताएगा। तो सर बाकी चीजों का क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का, गवर्नर जनरल का, ये भी साथ में काम करते रहे। ऐसा कुछ नहीं कि कोई पद इनका इधर खत्म हो गया। क्लियर? आगे बढ़े। उसके बाद मैंने ये बताया था 1813 के अंदर आपको की संधि थी नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में बताया। उससे पहले 1793 में मैंने आपको अफीम के बारे में बताया, ठीक है ना, कि सस्ता नशा मॉर्फिन से बढ़िया अफीम, सो जाओ, बताया ना। तो अफीम के बारे में बताया, उसके बाद ओपियम वॉर बताए, 1813 बताया। आज फाइनली हम पढ़ेंगे 1833। अब शुरू करते हैं मेन लेक्चर। बाकी जो करेक्टर आ रहा है ना वो करेक्ट करें। हाँ क्या चीज बताइए। इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये मैंने पिछली बार बच्चों को बताया था, मैं आज भी रिपीट कर रहा हूँ। सीएम, पीएम, डीएम ऑल आर एग्जीक्यूटिव, लेकिन पीएम डबल रोल प्ले करता है। नहीं, डीएम हमेशा एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। आप बनोगे आईएएस, आईपीएस, आप एग्जीक्यूटिव बनोगे कार्यपालिका, आप कभी लेजिस्लेटिव नहीं बनोगे ना जुडिशरी। अब जो ये कह रहे हैं कि सर्टेन टाइम डीएम जो है वो न्यायपालिका के फैसले में बैठता है, जैसे गैंगस्टर एक्ट वो लगाता है, कई मसले को सुनता है, तो उस समय वो जो अपनी सर्विस दे रहा होता है वो जुडिशरी के लिए दे रहा होता है, लेकिन वो जुडिशरी के तहत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कोई भी जो अपील या कुछ होती है वो जाएगी सबसे निचली अदालत। समझ गए आप? वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा अरेंजमेंट है ताकि व्यवस्था बनी है। नायब तहसीलदार भी जुडिशियल फंक्शन करता है, तहसीलदार भी जुडिशियल फंक्शन करता है। हम लोगों ने डिस्कस करा था इस पे, लेकिन आपका क्वेश्चन अच्छा है। राहुल गांधी का फैसला आया है, हाँ कल आया है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो सबसे पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा 105 और 199, यानी जो पार्लियामेंट के संसद के विशेष अधिकार होते हैं। इसके साथ ही मुझे आपको बताना पड़ेगा रोपा अधिनियम, यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951। फिर मुझे ये बताना पड़ेगा कि इसकी जो सदस्यता गई और इसने क्या स्पीच दी थी, मोदी 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 करके सब बोल दिया था। हाँ मान
भाषण दिया नहीं है। देखिए ऐसा है, 2 साल की सजा होती है उसमें। हाँ बिल्कुल बात सही है। संसद अधिनियम ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति को 2 साल की सजा हो रही है तो उसी तुरंत सदस्यता रद्द कर सकते तो 2 साल के चुनाव है अवैध हो जाएगा उसका। हैं। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था किसी व्यक्ति को अधिकतम सजा मिली, अधिकतम सजा आज तक मिली नहीं। और जो भी कानून कहता है अधिकतम सजा किसी नहीं मिली। हाँ ये बात सही पहली है। बार ऐसा होता है गुजरात में जिला कोर्ट था उसने दिया था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का अगर बोल दिया ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम बिल्कुल सही किया, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हूँ। हालांकि इसमें जुडिशियल एरर था, लेकिन ये बात मैं और कैमरा में नहीं कर सकता। अभी जब कैमरा बंद होगा तो उसके बाद आपको ये जरूर बता दूंगा कि इसके पीछे कौन सी धारा का प्रयोग करा और क्या वो यूपीएससी में आएगी या नहीं आएगी। लेकिन हाँ, यूपीएससी में जन प्रतिनिधि अधिनियम की सीधे धारा पूछी जा सकती है। पिछली बार ऐसा हुआ था, पिछली बार का प्रश्न सही है, क्योंकि पैरोल अधिनियम, होमगार्ड अधिनियम, जेल के ये अधिनियम, सिलेबस में दिया हुआ ना। हाँ इस सिलेबस में। ठीक है, तो इस पर हम लोग डिटेल चर्चा भी करेंगे आगामी लेक्चर में, लेकिन आज मैं आपको कैमरा बंद करके थोड़ा सा एक हिंट जरूर दे दूंगा कि आपको इससे पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो भाई 1833 शुरू करते हैं। भैया डिवीजन में क्या है? चलिए बताओ 1813 तक सभी के डाउट क्लियर हैं? 1813 तक कि भैया शिक्षा, व्यापार, धर्म सब में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। 1 लाख रुपया आया था, ईसाई पादरी भेजे गए थे, सब क्लियर था। तो सर 1813 जो है वो फेल क्यों हो गया? कोई बता सकता है? प्रयास करो, भले ही उत्तर गलत तो सही है। सर 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया था वो फेल हो गया। हालांकि उसमें जो हमने ये देखा था कि एकाधिकार यानी मोनोपोली जो है वो खत्म करने की कोशिश करी गई थी और 2 जगह से व्यापार अलाउ कर दिया था, पहला चाय पत्ती का और दूसरा चाइना के साथ व्यापार का। लेकिन ये अधिनियम फेल क्यों हुआ होगा 1813? ये कौन बताएगा? ट्राई करो, भले गलत उत्तर दो। भैया 1813 क्यों फेल हुआ होगा? नहीं ऐसा नहीं, और आप ट्राई कर सकते हो, अगर आप नहीं बता पाओ तो मैं दूं। और कोई 1813 फेल क्यों हो गया? इसमें आप ध्यान से समझिएगा। सर 1813 इसलिए फेल हो गया, तभी भी आए, एक कंपनी बनी थी 1600 में और कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए 213 वर्षों से ये लोग कंपनी को खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन ये कंपनी को किसी के कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कंपनी का कोई भी कर्मचारी इनकी बात मानता ही नहीं। जो भी ऊपर से आता था कंपनी उस अधिनियम को, उस विधि को मानती नहीं थी और कंपनी उस समय गुंडे की तरह सत्ता में थी। और जो मजबूत होता है ना, ये उसके ऊपर निर्णय करता है कि आपकी बात वो माने या नहीं माने। बात आई समझ में? यानी इसका उत्तर है कंपनी वॉज नॉट कोऑपरेटिंग। कंपनी बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं कर रही थी, इसलिए ये अधिनियम भी फेल हो गया। अब आते हैं 1833 पे। 1833 के पीछे कोई बता सकता है कि क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही होगी कि 1833 पे उस पर प्रभाव पड़ेगा इतिहास पर? जैसे 1793 में काफी वाला ठीक है, चलो मान लीजिए, लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है। और कोई घटना आपने जो बात कही वो इससे संबंधित नहीं है। और क्रांति क्रांति किस चीज की बता? क्रांति किस चीज की ये बताओ। आपने जो बताई चीज है ना, उसके पीछे आप बताना चाह रहे थे कि क्रांति किस चीज? चलो अब मजे की बात सुनो। 1833 को बोला जाता है, हैप्पी बर्थडे। नहीं बच्चे, क्या नाम है आपका? अच्छा बैठ जाओ। साक्षी बाद में जोड़ समझना। मीनाक्षी नाम पता तो जो चलो आ जाओ। अब एक चीज ध्यान से समझ लो। सर आपने 1793 में बोला कि इसे हम बोलेंगे विनियमन यानी रेगुलेटिंग, सॉरी 1763, और आपने ये बताया कि 1781 में था वो संशोधन बोला जाएगा, यानी इंग्लिश में कहेंगे अमेंडिंग, और उसके बाद 1784 का नाम तो फिर से ही था, पर सर 1793 को भी चार्टर बोला गया, 1813 को भी चार्टर बोला गया, 1833 को भी चार्टर बोला गया। क्या कोई ये बता सकता है कि विनियमन से चार्टर में परिवर्तन कैसे हो गया? गायचू रायचू में कैसे बदल गया? मेन पॉइंट ये है जो था में था, अब वाणी द्वारा शासन किया जाता है। नहीं, अभी आप क्वेश्चन की जो बात कर रहे हैं, आप मेरा सवाल नहीं समझे था। मेरा सवाल ये है कि इसे बोलते थे 1773 को रेगुलेशन यानी विनियमन, क्योंकि भैया कंट्रोल किया जाता था। 1781 को संशोधन बोलते थे क्योंकि इसे सुधार किया गया।
1784 पिट्स ने बनाया। 1793 में ऐसा क्या हुआ कि इसको चार्टर बोला, 1813 को भी चार्टर अधिनियम बोला, इसे भी चार्टर बोला। संसद से सभी आए। अब बताओ 1793 बंगाल में बनाने लगा। बंगाल गवर्नर जनरल थे जो वो बना रहे थे उसको। अभी भी गलत, सही उत्तर नहीं। और कोई प्रयास करें? और कोई? अब ध्यान से सुनना। 1773 में कंपनी पर सिर्फ हमें रेगुलेशन करना था, यानी कंपनी पे हमें नियंत्रण करना था, नियमन करना था। हमने प्रयास करा, 1781 में संशोधन करा, 84 में पिट्स आए, लेकिन 84 में पिट्स ने एक स्पेशल बात कर दी थी। उसने क्या कहा कि जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति है वो किसकी है? सारी की सारी ब्रिटेन क्वीन सांसद की। अब जब तुमने ये डिक्लेयर कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र एक एजेंट है, उसके कंधे पे बंदूक रख के क्वीन चला रही है, तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने की जगह तुमने डिक्लेयर कर दिया कि वो हमारा भेजा हुआ एक एजेंट है, एक अथॉरिटी है, एक अधिकारी है। और जब भी किसी अधिकारी के लिए कोई नियम बनाया जाता है तो नियंत्रण नहीं बनाया जाता, उसे चार्टर बोलते हैं। चार्टर का डिक्शनरी अर्थ होता है किसी अथॉरिटी या अधिकारी के लिए दिए गए नियम व आदेश। अब ईस्ट इंडिया कंपनी किसी कंपनी पे नियंत्रण नहीं कर रही थी, उसने मानना शुरू कर दिया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक अधिकारी है जिसे हम चार्टर के माध्यम से जो भी बोलेंगे इसे करना होगा। ये डिफरेंस याद रखना। ये मैंने कल जाकर के रियलाइज किया, मैंने लास्ट टाइम नहीं बताई थी ये चीज, परंतु इसमें भी अंतर आ सकता है कि रेगुलेशन क्या था, चार्टर क्या था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से सुन लेना। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो क्वीन ने उसमें नियंत्रण करा, क्योंकि भैया बिल्कुल भी वो बेलगाम हो चुकी, कोई हिसाब नहीं। नियंत्रण करने के बाद जब हमने डिक्लेयर कर दिया 1784 में कि संपत्तियां सारी क्वीन की हैं और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये सिर्फ एक एजेंट है, एक अधिकारी है, तो इस अधिकारी को अब नियंत्रित नहीं करना है, अब आदेश देना है। भाई कोई भी प्राइम मिनिस्टर या सीएम है, सीएम डीएम को आदेश देता है, ये कहता है इसको नियंत्रण करो, कैसे घूम रहा है को ले आओ, पकड़ के लाओ उसे, तो नियंत्रण नहीं करा जाता, अथॉरिटी को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो चार्टर जो है वो अथॉरिटी को नियम और आदेश बताने हेतु प्रयोग किया जाता था। ये बात क्लियर हो गई। अब सर 1833 में आ जाओ, अरे बाप रे बहुत दिन बाद बैठो। और सब ठीक है, वो भी ठीक है, चल बैठो। पुराने छात्र छात्राओं की खिंचाई तो करना पुराने शिक्षकों का मौलिक अधिकार। अब 1833 की रोचक घटना सुनो, सही टाइम से आ गए, ठीक है। मृदा शुरू होने वाला है ज्योग्राफी में, उत्तर वो जानता है। 1833 में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। अब जो आज ही प्राणी आए हैं उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन पुराने बच्चे समझ जाएंगे। मैंने आपको एक व्यवस्था से अवगत कराया था, वो व्यवस्था बोली जाती है 1773 के अंदर केंद्रीकरण, इंग्लिश वालों, विच इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। मैंने इसीलिए आपको बोला था कि सेंट्रलाइजेशन आप पढ़ के आना, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन के हमने क्या किया था, ये सपोज दैट हमारा विद रिस्पेक्ट साउथ इंडिया, ये रहा बम्बई, ये रहा मद्रास, ये रहा बंगाल। सर आपने पढ़ाया था 1773 में ये जो बॉम्बे वाले भाई साहब थे, ये मद्रास वाले थे और ये बंगाल वाले थे, इन दोनों गवर्नर के पास शक्तियां थी विधि बनाने की, लॉ कार्य करने की, एग्जीक्यूटिव। इसके पास भी दो शक्तियां थी सर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। इसके पास भी दो शक्तियां थी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। सर 1773 में कंपनी के ऊपर केंद्रीकरण करने के लिए संसद ने 1773 में एक परिस्थिति डाली थी जिसके तहत शुरुआत हुई थी, वर्ड याद रखना, शुरुआत, शुरू, इनकी लॉ बनाने की शक्तियां इसके पास जानी, ठीक है। इसलिए गवर्नर ऑफ बंगाल को बोला जाने लगा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहला वॉरेन हेस्टिंग बना, बात आई समझ में, ये बिल्कुल क्लियर था। लेकिन ये प्रक्रिया जो 1773 में धीरे धीरे शुरू हुई थी, ये पूरी कब हुई, 60 साल में। और जैसे ही 60 साल में सारी की सारी लॉ बनाने की शक्तियां बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की जब बंगाल पे पहुंच गई, तो अब वो सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं रह जाएगा, अब वो कहलाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? पहले कौन बना? विलियम बेंटिक। क्या नाम था उसका? मैं क्या गधा विलियम बेंटिक क्या कह रहा? अच्छा विलियम बेंटिक, हाँ तो जो चलो
कौन बना वजावत? गवर्नर जनरल ऑफ भारत विलियम शाबाश, विलियम बेंटिक। इसका मतलब सर विलियम बेंटिक के पास में अब सीधे कोई शाही आदेश आएगा और वाइस राय 1858 में बनेगा मित्र। तुमने पिछले साल पढ़ा था 1858 की बात नहीं हुई, 1873। वापस समझ गए? जो बच्चे पहले दिन से आए हैं वो बहुत अच्छे से कनेक्ट करना चाहिए। सर 1773 में केंद्रीकरण शुरू हुआ। बॉम्बे की बिड़ी बनाने की शक्तियां धीरे 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 करके बंगाल तक पहुंची। कौन से दो जगहों की? बॉम्बे और मद्रास की। प्रश्न आएगा यूपीएससी में, केंद्रीकरण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? 1833। शुरू कब हुई? 1773। उल्टा मत कराना, यूपीएससी लिखता है 2 लाइन के क्वेश्चन लिखेगा, ऊपर लिखेगा 1773 में निम्न चीजें हुई, लिखेगा केंद्रीकरण पूरा हुआ, नीचे लिखा कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास की शक्तियां हस्तांतरित होना शुरू हुई बंगाल के पास। तुम्हें क्या लगेगा? हाँ सही लिखा है, लेकिन जो शक्तियां पूर्ण हुई लिखा है ना, उसे वहीं कट मान लेना, क्योंकि वो 1833 में हुआ था। 1773 में सिर्फ और सिर्फ बिगनिंग हुई थी लेजिस्लेटिव पावर ट्रांसफर होने की। बात आई समझ में? तो सर 1833 में आज समझ में आया कि 1773 वाले को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलते हैं और 1833 में चार्टर अधिनियम के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, जो बनेगा विलियम बेंटिक। समझ गए? तो विलियम बेंटिक ऐसे ही नहीं बन गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके पीछे केंद्रीकरण की पूरी व्यवस्था लागू हो चुकी थी। सेंट्रलाइजेशन कब पूरा हो गया था? 1833 में। तो सर सेंट्रलाइजेशन जब पूरा हो गया तो इसके साथ क्या आ गया? इसके साथ आ गई शक्ति ना कहनी। तो सर ना कहना इतना आसान है, तो चलो आसान कर दो। मैंने तो पल्लवी को फोन मिलाया, मैंने पल्लवी तुम बीएड का एड्रेस दे रही हो? बोली ना। मैंने तुम्हारा नाम पल्लवी? बोली ना। मैंने कहा इतना एटीट्यूड में क्यों बात कर रही हो? बोली ना। मैंने कहा व्हाई? पल्लवी ने कहा बिकॉज मेरे पास शक्ति है, पावर ऑफ निगेशन। मैंने कहा ये क्या मतलब होता है? बोली सर 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाया जाने लगा और पहले जो बॉम्बे और मद्रास के जो लोग थे, जब भी कोई नियम पास कर देते थे तो इसकी मजबूरी हो जाती थी, क्योंकि ये बैठा होता था बंगाल में और बॉम्बे वाले कहते थे कि सामने पत्थर लेके आदमी खड़ा था मारने के लिए कि तुम्हारी अनुमति लेते, लेकिन अब नियम बदल चुके थे। अब इसने कहा मैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हूँ, पत्थर तुम्हें खाना पड़ेगा, ना मतलब ना, मर जाओ, लेकिन नियम का पालन करना ही करना पड़ेगा। तो प्रश्न आएगा आपसे कि 1833 में गवर्नर जनरल पिकाचू से रायचू कैसे बन गया? यानी शक्तिमान गंगाधर दोनों एक ही थे, बस फर्क इतना था इसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इसे मिल गई थी, ये वर्ड आ सकता है प्रीलिम्स में, इसे लिख लो पावर ऑफ निगेशन। इनकार करने की शक्ति, मना करने की शक्ति, चीजों को टालने की शक्ति। और ये शक्ति हमारे राष्ट्रपति पे वर्तमान में है कि नहीं है? नो, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन से इंदिरा गांधी जी ने कह दिया खाना खाओगे? बोले हाँ। किससे पूछ के खाओगे? हमसे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। 44th अमेंडमेंट इसका उल्टा कर दिया गया, मतलब प्रयास किया, लेकिन एक ही शक्ति छोड़ी कि भैया कुछ मामलों में तुम्हारे ऊपर काउंसिल ऑफ इसका नहीं होगा। जैसे मर्सी, किसी को छोड़ रहे हो, समझ रहे हो, दया, जैसे मर्सी वाला आपने देखा होगा 1972 में, तो राष्ट्रपति अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, वरना राष्ट्रपति मजबूर, उसके पास जब तक मंत्री परिषद से, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से राय नहीं जाएगी वो कुछ नहीं कर सकता। पढ़ाऊंगा मैं आगे। इसको इसको या आंशिक रूप से मतलब क्या है? जैसे उदाहरण इस समय, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं राष्ट्रपति के पास कुछ तो विशेषाधिकार है। हाँ, राष्ट्रपति के पास बहुत से विशेषाधिकार है, लेकिन 99.9% कीटाणु हमारे शरीरों, यानी कहने का मतलब ये है कि संसद के अंदर जो मंत्री परिषद है उसने लॉक कर दिया। वायरस बनाने के लिए तो 0.1 भी काफी। ये बात सही है। जैसे वो अध्यादेश लागू कर सकता है इमरजेंसी में, ऐसी कई शक्तियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी मेजर पावर ये है, जैसे उसे कंसल्ट करना है सुप्रीम कोर्ट से तो भी उसे मंत्रिमंडल की जरूरत नहीं है, अनुच्छेद 143, बहुत सी चीजें मैं आगे आपको लिखवाता चलूंगा। अभी बस हिंट देने की बात थी कि उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग था कि अगर इसने मना कर दिया, पावर टू से नो, नो, फिल्म मूवी देखी है ना सभी ने, नो मीन्स नो, तो वही यार, नो मीन्स नो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, नो का मतलब नो ही होता है, लड़की बोले लड़का, धारा 377 लड़का बोला तो एक बार हाँ इसका मतलब और बुरे हालात में
चलो देखो, लड़का हो लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो, नो मीन्स नो, ठीक है? क्यों जी माना तो नो मीन्स नो। सर नहीं होता, ह्यूमन नेचर है। कोई बात नहीं, अरुण को पुरानी बातें याद आ रही। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ वापस। 1833 के अंदर अब आपको एक और चीज समझ में आएगी। सबसे पहली चीज समझ गए, केंद्रीकरण पूर्ण हुआ, देखो ठीक है, यानी सर बॉम्बे मद्रास की शक्तियां पूर्णतः ट्रांसफर हो गई बंगाल में, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ऐसे लिखे काट देना, अब जाना जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से। और इसी के नीचे चार्ट बना के लिख देना, इसके पास पावर आ गई, पावर टू से नो। बात आई, इसे इंग्लिश में बोलते हैं निगेशन, हिंदी में यही बोलते हैं इनकार करना, ठीक है? किसी भी चीज को इलिजिटिमेट करार देना, इंग्लिश वाली, ठीक है? बात आई समझ में? लेकिन अभी 1833 खत्म नहीं हुआ। अभी 1833 में एक बहुत बढ़िया चीज होने वाली है, जिसको सुनने के बाद तुम्हें आनंद आएगा, ठीक है? आनंदिता भी आ सकती है, उसी के बारे में सर वो घुमाया। चलो अब मेरा सवाल आपसे ये है, 1833 का टाइम चल रहा था, लेकिन एक कंपनी जो सन 1600 में बनी थी, और क्वीन जो है इस कंपनी से परेशान हो चुकी थी, पहले नियंत्रण करा, फिर कंट्रोल करा, और भी बहुत से प्रयास करे, लेकिन ऐसा क्या है कि इस कंपनी को खत्म नहीं कर पा रही। एक कंपनी खत्म करने में आज गवर्नमेंट को कितनी देर लगी? भाई अगर कोई कंपनी भारत की पॉलिसीज के खिलाफ जा रही है, विधि के खिलाफ जा रही है, गवर्नमेंट आएगी, एक ट्वीट मारेगी, आज से कंपनी बंद। तुम्हारा पबजी बैन किया ना, किया था ना थोड़े समय के लिए। आज गवर्नमेंट इतनी मजबूत है कि कोई भी कंपनी को बंद करने में उसे सिर्फ सोचने मात्र का टाइम लगेगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्वीन जो है वो एक कंपनी जो 1600 में बनी, उसे 1833 तक खत्म क्यों नहीं कर पा रही? बताओ क्या कह रहे हो? पूर्ण बहुमत। हाँ, संसद में के कंपनी के प्रतिनिधि थे। संसद में कंपनी का, चलो ये हम पॉइंट कंसीडर कर देते हैं कि भैया ये सिर्फ कंपनी नहीं, इसमें क्वीन के रिश्तेदार भी थे, संसद के लोग थे, जिसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, राजशाही लोग थे। और कोई कारण? और कोई कारण लगता है क्यों नहीं कंपनी खत्म कर पा रहे हो? बताओ वकील साहब, आप क्या लगता है? क्लास चल रही है। हाँ मेरे पास है, मैंने कनेक्ट नहीं चेक किया। हाँ भैया कंपनी का है नहीं खत्म, और सोचने की बात है 1600 में कंपनी बनी। हाँ कंपनी प्रॉफिट ज्यादा दे रही थी ऊपर। अरे कंपनी प्रॉफिट दे रही थी तो नियंत्रण करने की तो जरूरत ही नहीं थी। आप सुनो इंटरेस्टिंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। अब तुम 2 मिनट के लिए अपनी सांस भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन से हल्की कर दो। भैया कंपनी नहीं खत्म हो रही थी, उसकी बजाओ तुम लोग, तुम आईएएस, आईपीएस, आईसीएस। क्यों? क्योंकि 1833 के अंदर जो लोग कंपनी में बैठे हुए थे या शासन कर रहे थे, वो सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स कंपनी के थे। सर कैसे माने? तो सुनो, 1833 में एक व्यवस्था चलती थी जिसे कहते थे स्पॉन्सरशिप। कभी दिमाग लगाओ कि जब तुम पैदा हुए उससे पहले आईएएस आईपीएस कैसे बनते थे, जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले आईएएस आईपीएस कैसे बनते थे? तो बहुत आसान प्रक्रिया थी। जिसे पहले भारत में 2 तरीके की सर्विसेज होती थी। पूरे भारत में 2 प्रकार की सुविधाएं दी जाती थी। उसमें एक होता था हायर इंपीरियल सर्विसेज, एक होता था लोअर। लोअर का मतलब क्लर्क वाला, इसमें लूसेंट पढ़ते हैं, ग्रुप डी। उसके अंदर भारतीयों को अनुमति थी, परंतु किसी भी भारतीय को ब्यूरोक्रेट बनने की अनुमति नहीं थी। और जो भी बंदा आईसीएस ऑफिसर बनता था, उस समय आईएसओ आईसीएस समझ लो, ठीक है? जो भी बंदा आईसीएस ऑफिसर बनता था उसे एक ही काम करना पड़ता था, तुम्हारी तरह बीए, बीएड, बीटेक, बीकॉम जैसे कोर्स में लंदन में जाके हेले वैली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ता था और 4 साल की ग्रेजुएशन करता था। ग्रेजुएशन करके भारत आता था, उसे सीट पे कलेक्टर बना के बैठा दिया जाता था। ना ही कोई एग्जाम होता था, ना ही कुछ होता था। लेकिन कंपनी उसी व्यक्ति को वहां भेजती थी
जो या तो उनके लिए फायदा पहुंचाता था या जिसके माँ बाप उनकी कंपनी में काम करते थे। इसे बोलते हैं स्पॉन्सरशिप, यानी किसी व्यक्ति के लिए आप रेफर कर रहे हो, रिकमेंड कर रहे हो, सलाह दे रहे हो, भैया जाओ तो वहां पहुंचो जा करके, और ये काम ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर रही थी। तो अब जरा सोच के देखो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे आईसीएस ऑफिसर बना रही है, लंदन भेज रही है, वो आ करके किसके प्रति वफादार होगा? संसद के कि ईस्ट इंडिया कंपनी के? इसी वजह से 1833 तक ये कंपनी खत्म नहीं हो रही थी। इसकी वजह था इंपीरियल सिविल सर्विसेज, जो कि कहां से पढ़ के आते थे? तो भैया नाम लिखो, हेलेबेरी विश्वविद्यालय लंदन। इसका नाम ही था ईस्ट इंडिया कंपनी हेलेबेरी यूनिवर्सिटी। सोचो, सिर्फ जाकर के 3 साल का बीए करा और मम्मी को फोन कर दिया, मैं मंसूरी निकल रही हूँ सीधे, मैं मंसूरी निकल रहा हूँ सीधे। यार मजे थे ये लोग। उस समय वैसे मंसूरी में ट्रेनिंग नहीं होती थी, लंदन में ट्रेनिंग होती थी, ठीक है। और इस बात के लिए ना भारत में बड़ा विद्रोह हुआ। 1833 में प्रयास किया गया कि अब जो 1833 में काले अंग्रेज हम बना रहे हैं, जिन भारतीयों को शिक्षित कर रहे हैं, क्यों ना उन्हें भी हम हेलेबेरी यूनिवर्सिटी भेज दें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 16 दिन की स्ट्राइक करी थी। हम कोई प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया इसी की वजह से तो कंपनी रुकी हुई है। अब तुम इंडियंस को भेज दोगे, इंडियंस के अंदर स्वतंत्रता की भावना है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो गिरा देंगे। और तुम कह रहे हो कि भारतीय लोगों की भागीदारी इंपीरियल सिविल सर्विसेज में कर दो। इसीलिए प्रश्न आता है प्री में और मेंस में कि सबसे पहली बार भारतीयों को सिविल सर्विसेज में पहुंचाने का प्रयास कौन से अधिनियम से किया गया? तो ये प्रयास किया गया था 1833 में, लेकिन ये विफल हो गया था। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जम के विरोध। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, 200 रुपए डाल देना फिर। यही तो करते ना यूट्यूब पे। 199 पे पढ़े राहुल से, राहुल भी है तो नहीं पढ़े मैथ, और धासु सर तो कमाल ही है। जय माता ये कौन है? एक दिन में it was long 10 years story when I was preparing for SSC. I saw math classes of Rahul sir and Nanda sir. तो उनकी क्लास देखने के बाद मुझे पता चला यार सिर्फ प्लस माइनस सीखा मैंने 3 मिनट में। तब से मेरा यूट्यूब पे से विश्वास उठ गया। फिर मैंने पेड कोर्सेज लेना शुरू कर दिए, फिर मेरा और बुरा विश्वास उठ गया। उसके बाद मैंने सोचा किताबों से ही पढ़ के पढ़ाते हैं, तब उसके बाद मुझे काफी कुछ सीखने मिला। ठीक है, तो तुम लोग पैसा बर्बाद मत करो। बने 699 में कलेक्टर, ठीक है क्या? चलो आगे बढ़े। 1833 में कंपनी क्यों नहीं खत्म हो रही थी? क्योंकि सर उनके पास थे ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब तुम, सिविल सर्वेंट। और ये सिविल सर्वेंट को वो लोग स्पॉन्सर करते थे, यानी उनके लिए रिकमेंडेशन करते थे, सिफारिश करते थे, वहां भेजते थे हेलेबेरी यूनिवर्सिटी में लिख के पत्र कि ये हमारा चेला है, हमारा शागिर्द है, इसे तुम ट्रेनिंग कर दो, 3 साल पढ़ाओ। वो लौट के आता था तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का वफादार रहता। वो कहावत है ना कि अंजाम में गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, अंजाम में, हाँ, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा? हर शाख पे उल्लू बैठा होगा। ताली तो बजाओ। तो ज्योग्राफी में हमने जाना आज कैसे अरावली पर्वत जो है बहुत प्राचीन है, वो ज्योग्राफी पुरानी स्टोरी, पुराने से जानी। तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी जिंदा थी तो 1833 तक बहुत जिंदा थी। लिखो 1833 में प्रयास किया गया था, परंतु ये प्रयास के आगे एरो लगाओ और ऐसे कट मारो कि भारतीयों को हायर मतलब उच्च यानी इंपीरियल सिविल सर्विसेज में शामिल करने का प्रयास किया था, परंतु ये प्रयास विफल हो गया। क्योंकि प्री में क्वेश्चन में लिख के आएगा कब भारतीयों के लिए पहली बार सिविल सर्विस में जोड़ने का प्रयास किया। 1833 भी अभी 53 भी आएगा, 53 में ये रास्ता खुल जाएगा। भारतीय देखना आईसीएस ऑफिसर बनेंगे, सत्येंद्रनाथ टैगोर जी बनेंगे। लेकिन एक बार प्रयास कब किया गया? तो 1833 में। कौन सा विश्वविद्यालय था? हेलेबेरी, हाँ, ईस्ट इंडिया हेलेबेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। अगर तुम्हें अपने क्वेश्चन आंसर में लिख के आ गए, क्वेश्चन में आंसर में, तो यूपीएससी चेयरमैन तुम्हारे घर रिश्ता लगाएगा 1 किलो मिठाई के साथ। ठीक है, लड़की भी होगी नहीं तो 5 लोग बैठेंगे, किसी एक का बैठेंगे। लड़के का भी भिजवा सकता है भाई यार, 3 लड़की और 377। मैं तो लड़की का ही सोचूंगा। नहीं, लड़के को भी लड़के का रिश्ता भिजवाया जा सकता है भाई। चलो इसमें किसी ने, जब मैं आगे आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा ना तो ट्रांसजेंडर राइट्स का एक चैप्टर आता है, अब बड़ा मजा आएगा तब पढ़ाऊंगा। इन्हें बोलते हैं उभयलिंगी,
किसी ने सुना है उभयलिंगी इज अ वर्ड फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? तो उभयलिंगी के बारे में पढ़ाऊंगा इस बार, क्योंकि ट्रांसजेंडर के फंडामेंटल राइट पे केएस कुप्पू-स्वामी 2018 का केस था कि आधार इनका भी बनेगा। तो ये सब चीजें मैं बताऊंगा, डोंट वरी, बहुत बड़ा है, ठीक है। हाँ, मजा 1833 में सब चीज समझ में आ रही है? 1833 का एक्ट जो बना था चार्टर में, इसमें ब्रिटिश थे, मतलब इसने भारतीयों को सिर्फ में प्रयास किया था। उसने प्रयास किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी इसका विरोध किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी वापस ले लिया था। एकदम आपने सही कहा, लेकिन अभी 1833 खत्म नहीं हुआ। अभी 1833 में तुम्हें एक दो चीजें और मुझे बतानी बाकी है। कोई और बता सकता है कि 1833 में कौन सा पहाड़ सिर के गिरा होगा? बताओ। अब सबसे बड़ी चीज सुनो। नहीं नहीं, 1813 में मैंने ये कहा था कि भैया चाय पत्ती और चाइना से व्यापार छोड़कर बाकी जो एकाधिकार था, एकाधिकार सुन के कंफ्यूज ना हो, इसे इंग्लिश में मोनोपोली कहते हैं। ये मोनोपोली 1813 में खत्म कर दी गई थी। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय और चाइना के साथ व्यापार दे दिया गया था। और मैंने बताया था ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे ने व्यापार पे फर्क डाल दिया। उसने महाद्वीपीय सिस्टम चलाया था कि भैया अगर तुमने यूरोप के साथ साझेदारी करी तो तुम मेरे दुश्मन और मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। अब 1833 तक बहुत सारी कंपनियों ने व्यापार भारत में करना शुरू कर दिया। तो 1833 में जो कंपनियां थी, जब वो बड़ी मात्रा में भारत में आई तो 1833 के अंदर ये जो मोनोपोली थी ना, इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। यानी प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा कि सर व्यापार पर एकाधिकार खत्म पूरी तरीके से कब किया गया? तो 1833। परंतु एकाधिकार खत्म तो किया गया, परंतु चाय और चाइना के साथ छोड़ दिया गया, तो वो 1813। ये चीज क्लियर है? सारे प्रीलिम्स के आईओ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कंफ्यूज मत होना। यूपीएससी बहुत आसान क्वेश्चन फेंकता है, लेकिन तुम्हारा कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो तुम भूल जाओगे कि 13 में था, 33 में था। तो 13 को याद रखो कि 13 में चाय पत्ती और चाइना छोड़ दिया था, 33 में चाय पत्ती चाइना सब खत्म। आज से एकाधिकार खत्म, कोई भी कंपनी आओ भारत में ट्रेड करो। अब जब कोई भी कंपनी भारत में आने लगी, कोई भी कंपनी ट्रेड करने लगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी घबराई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा सर आप हमारे साथ ये तो अन्याय कर रहे हो, हमारे लिए स्पेशली व्यवस्था करो। तब जाकर के इन लोगों ने एक सिस्टम और अपनाया। भारत में आपको पहली बार देखने को मिलेगा 1833 में एक बनाई गई विधि आयोग, लॉ कमेटी। कोई बता सकता है लॉ कमेटी 1833 में क्यों बनाई गई? विधि आयोग जो आज भी चल रहा है, लॉ कमीशन आज भी इंडिया में कार्यरत है, ये समझ लो, चल रहा है। लेकिन क्यों उस समय पर लॉ कमीशन बनाने की 1833 में जरूरत पड़ी होगी, कौन बताएगा? और ये कमीशन जो है गठित किया गया किसके सदस्यता में? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। क्योंकि मैकॉले जो है भारत में दो चीजें देना चाहता था, पहला कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा दे दो, और दूसरा भारतीयों को विधि से नियंत्रित कर दो। तो हाँ बिल्कुल सही। और अब मेरा सवाल आपसे ये है, 1833 में विधि बनाने की आवश्यकता पड़ी क्यों? भी ऐसे सुनिए कि सर अभी तक कई विधि बनाने की आवश्यकता तो थी, लेकिन विधि आयोग नहीं था। परंतु विधि आयोग क्यों बनाया होगा? किस वजह से क्यों बनाया होगा विधि आयोग? बहुत ज्यादा मतभेद, और मान लिया आपकी बात मतभेद हो रहा है, उनका निवारण करना भी आवश्यक। बाकी कंपनी मनमानी ना कर सके, गुड कनेक्शन और गुड पॉइंट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और सोचो सोचो मेंस कहाँ से लिख रहे हो? तभी मैं कहता हूँ घर पे लिखोगे नहीं तो फिर सीखोगे नहीं। ये तो लाइन बोल दी, कल दो आंसर दिए थे। कल तो आंसर नहीं क्वेश्चन दिए थे, लिखने को दिए। लिखे सर मैं लिख तो लेता, लेकिन मेरे इंस्टाग्राम पे 2 दिल उनके आ गए क्योंकि 12 बजे मेरा बर्थडे था। मम्मी भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल लिखे हैं, बिल्कुल लिखे। मैंने आपको भेजे भी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इंस्टाग्राम पे भी ना कोई तुम्हें भेजे हाय तो तुम लिखी मुझे ईस्ट इंडिया तुम के 1800 मैं तुम्हें ये बनाना चाहता हूँ। और तुम वही आफ्टर द क्लास हाईली स्टक, और कोई बात नहीं, तुम लोग क्लास की पढ़ाई क्लास में छोड़ के ना इंस्टाग्राम पे चले जाते हो। मैं चाहता हूँ इंस्टाग्राम पे भी तुम पढ़ाई करो, उसको बताओ कि देख अगर मैं 1833 में पैदा हुआ होता तो 1853 में मैं होता ICS ऑफिसर। क्यों? क्योंकि मैं हेलेवेरी में जाता। अब तुम मुझे बताओगे तो मैं NJP में जा रहा हूँ, वहाँ तुम कह रहे हो तुम दिखी थी, तुम दिखे थे, वो कह रहे हैं हाँ दिखे थे, फिर हमें दूसरा भी दिख गया था 22 महीने के बाद, 3 महीने। उसके बाद फिर तुम पिक्चर देखोगे शादी में जरूर आना, क्योंकि उसमें उसके बाद में लड़का चयनित होता है पर उससे उच्च कोटि का ऑफिसर बन जाता है। ये तो मेरे समझ में नहीं आया। लड़की सेलेक्ट होती है, वो शादी छोड़ के भाग जाता है, वो लड़का तैयारी करता है IAS की और 1 साल मिनिमम लगता है सिलेक्शन लेने में। वो भी हो सकता है दिसंबर में उसकी शादी थी तो और 2 साल लगेंगे क्योंकि अटेम्प्ट आएगा। उसमें डेट आती है 2 साल की। हाँ 2 साल ठीक।
तो उसके बाद ये समझो अच्छा 2 साल 5 साल बाद का गैप। 5 साल का मैं यही जानना चाह रहा था कोई वैसी पिक्चर वाली स्टोरी किसकी है सरपास। उसके बाद वो सीनियर ऑफिसर बन के अचानक आ जाता है और कई लड़कों की स्टेटस उस समय पिक्चर आई थी मेरे साथ वाले, अब हम बनेंगे आईसीएस ऑफिसर, नीचे लिखा था शादी में जरूर आना, ठीक है। तो पिक्चर देख के अगर तुमने लक्ष्य बनाया है तो ऐसी पिक्चरें हैं जिसमें आईसीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर पैसा लेते पकड़े जा रहे हैं, वो भी देखोगे, लक्ष्य टूट भी जाएगा। पिक्चरों से मोटिवेट मत हुआ करो, वो सिर्फ 1 नाइट की स्टोरी होती है, बात आई समझ में? इससे बढ़िया डोरेमोन देखो, जिंदगी सवाल तुझ एक नहीं। हाँ यही चाह रहा हूँ। चल आगे बढ़े। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, इसमें एक लास्ट चीज जो मैंने आपको अभी बताई कि मैकॉले कमेटी वाला मामला बैठ गया। लॉ क्यों बनाया गया? ध्यान से सुनना। एक दिन आपका नाम क्या? चश्मा लगाया यश। एक दिन यश ने कहा यस सर, मैंने कहा यस, बोले यस सर, मैंने कहा बस। तो यश ने मुझसे पूछा सर एक बात बताइए, मैं चाइना में व्यापार करना चाहता हूँ। तो चाइना नहीं पाकिस्तान ले लेते। तो मैंने यश को बहुत डांटा, मैंने कहा यस तुम्हारी योजना को नहीं समझ पाएंगे, वो लो आईक्यू नेशन है, तुम वहाँ एआई की बात करोगे, वो तुम्हें बना के देंगे बॉम्ब, ब्लास्ट, मानव बॉम्ब। तो इसने कहा मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा यश तुम्हें जाना चाहिए अमेरिका, अमेरिका में बिजनेस करेंगे। यश ने, ध्यान से समझना, यश ने प्लान बनाया कि मैं जाऊंगा अमेरिका और अमेरिका में मैं दुकान लगाऊंगा, चाट की दुकान लगाऊंगा, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, एमबीए चाय वाला, बीटेक यहीं पे ना पीलीभीत में, बीटेक दाल वाला, आफ्टर दैट यश चाट वाला ब्रांड, ठीक है, आईएएस चाट वाला। उसके बाद यश ने कहा, आप ध्यान से सुनना, यश अमेरिका पहुंचे, वीजा लगा, बिल्कुल ठीक। यश ने अमेरिका वालों से कहा कि मैं तुम्हारी ये जो स्ट्रीट है, ये जगह है, यहाँ पे एक दुकान पे ठेला लगाऊंगा। इन लोगों का अबे यश कम से कम लॉ तो पढ़ लेता, हमारे यहाँ किसी भारतीय को जब तक ग्रीन कार्ड नहीं मिलता हम बिजनेस नहीं करने देते, अब तो तुझे किसी के अंडर में जॉब ही करनी पड़ेगी। तो यश ने कहा सर पर मेरा जो ये 3.5 लाख का ठेला बन गया, ये इस पे 20 किलो के जो अरारोट आती है वो, अब तुम लोग मुझे जज मत करना कि इतनी जानकारी कैसे, हाँ मेरा ठेला लगाने का मन था। तो उसके बाद ठीक है, तो हम यश का पहले ही हो चुका था, सर मेरा नहीं चला तो आप लगाइए ना। तो उसके बाद यश ने कहा मेरा ये सामान ये सब बेकार हो रहा है। तो मैंने कहा यश ये तो गलती हो गई, अगर हमने पहले लॉ पढ़ लिया होता तो शायद हम अपना व्यापार करने से पहले परिस्थितियों को जान लेते। अब मेरी बात को प्रैक्टिकली समझना, 1833 में जब मोनोपोली खत्म हो गई तो बहुत सारी कंपनियां भारत में आ रही थी और उन सब कंपनियों को चाहिए था कि कौन सा व्यापार, कौन से अधिकार, कौन सा क्षेत्र, कितना टैक्स, ये सब कौन बताएगा? विधि। इसीलिए 1833 में बनाया गया लॉ कमीशन, ताकि जो विदेशी कंपनियां आए वो भारत की विधि को समझ सके। लॉ क्या है तभी तो आके इन्वेस्ट करेंगी ना। एक कंपनी आ गई, वो खुल गई, तुमने आज लॉ बनाया कंपनी की सफलता देख के कि 90% प्रॉफिट मेरा, तो कंपनी कभी आएगी? और अगर लॉ बना हुआ होगा तो कंपनी आएगी, लॉ पड़ेगी। भारत में कोई भी विदेशी कंपनी देवी देवता का फोटो इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर कर रही है तो तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन हो सकता है कि वहां गणेश जी का फोटो सिगरेट पे चला रहा हो, अमेरिका में वहां बैन नहीं हो, परंतु इंडिया की विधि में रिलीजियस फ्रीडम है, या तो नहीं प्रयोग कर सकते क्योंकि अवहेलना हो जाएगी। तो मतलब समझ में आया कि विधि ही तुम्हें बताती है उस देश के अंदर राजनीतिक, आर्थिक, ज्योग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है। ये बताने के लिए मैकॉले ने कहा कि एक विधि आयोग बनाओ, भारत के लिए व्यापार से संबंधित विधि के नियम बनाओ। लेकिन विधि के तो नहीं बने और इन्होंने 1860 में आगे जाकर देखोगे बना दी आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, जो आज भी चल रही है, जिसमें लूट की परिभाषा जो लिख दी वो 1860 की बनी हुई, आज भी वही परिभाषा लूट की मानी जाती है। उसी में तो विवाद हुआ था, धारा 124 जिसे राजद्रोह कहते हैं, कुछ लोग देशद्रोह कहते हैं, ये भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी हर चीज के पीछे एक वजह होती है, ये समझना शुरू करो। बात आई 1833 में लॉ क्यों बना? सर मोनोपोली खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि सर उसके लिए जिम्मेदार थी महाद्वीपीय व्यवस्था। वो क्या था? सर नेपोलियन बोनापार्ट। वो कौन था? यूरोप से दुश्मनी। तो सर यूरोप ने क्यों करा? क्योंकि यूरोप को चाहिए था पैसा, और वो पैसा तभी आएगा जब और भी व्यापारी भारत में हो गया। मेन आंसर अगर तुम इतना लिख दोगे तो चेयरमैन चल के तुम्हारे हाथ चूमेगा, बेटा वाह इसने सिखाया, बजाहत खुश हो गए हाथ बजाहत धोने भी पड़ते हैं यहाँ, बात नहीं समझ में। लेकिन 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 हमारा 1833 का अधिनियम भी फेल हो गया। क्यों? 1833 को भी कोई खास सफलता नहीं मिली।
क्यों नहीं मिली? क्योंकि सर ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्यूरोक्रेट्स अभी जिंदा थे। वो कह रहे थे कि तुम विधि बनाओ, हम पालन ही नहीं करने देंगे। जरा सोच के देखो, हाँ जरा सोच के देखो, पीलीभीत के डीएम साहब जो है किसी पर्टिकुलर संस्था के फेवर के आदमी हो, तो उस संस्था के खिलाफ तुम उनके खिलाफ शिकायत करने जाओगे तो डीएम साहब तो तुम्हें ऑफिस में घुसने नहीं देंगे। सिंपल सी बात है, यही काम कर रहे थे। क्वीन कह रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी हटाओ, डीएम के पास निर्देश भिजवा रही थी, और भैया जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए थे वो किसी भी पॉलिसी का, किसी भी नीति का निष्पादन कर ही नहीं रहे थे। तो एक्ट तो फेल नहीं होना था। यहाँ तक क्लियर? कोई समस्या? अब आता है सबसे दुखद समाचार कंपनी के लिए, दुखद या सुखद, इसको कहा जाता है ये भी आपको बताना मेरी ड्यूटी है क्योंकि ये प्रीलिम्स में आ जाता है। इलवर्ट लाया था? चलो शुक्र है कि आपको इलवर्ट का नाम तो पता है, मैंने कहीं और पूछा था कि इलवर्ट मिलता है। सेंट हेलेना एक्ट भी इसी अधिनियम को बोला जाता है, पर क्यों? ये कौन बताएगा? बताओ। आपने सही कहा इलवर्ट लाया था, आई एग्री, लेकिन क्यों? क्या जरूरत पड़ी कि इसी को 1833 को 1833 को कहा जाता है हेलेना एक्ट भी बोला जाता है? क्यों? कि भैया हेलेना क्या वहां कोई थी? नहीं, पर हेलेना बोला क्यों जाता है? बताओ। चलो मैं ही बता देता हूं, इट इज माय ड्यूटी। ध्यान से सुनना, अभी रफली बनाते हैं, ठीक है? सपोज दैट इमेजिन कर लो ये तुम्हारा यूरोप, ठीक है, ये इधर नहीं अफ्रीका, और यहाँ से घूम के जाना पड़ता था, इधर तुम्हारा आई थिंक साउथ अमेरिका, ठीक है? नमस्ते सर, HDMI बुला दो। हाँ चल रहा है फोन पे नहीं, लेकिन लैपटॉप में HDMI की कनेक्टिविटी काम है। नहीं आज आपका काम चल जाएगा, आपके पर को देख लीजिए, अपने सब ठीक है, पूरा कर देंगे। नाउ अब ध्यान से समझना, जब यूरोप से कोई भी चलता था तो इस जगह पे एक छोटा सा बस स्टेशन या जहाज स्टेशन पड़ता था। तुम्हें 7544 किलोमीटर दूर जाना है और तुम जहाज से निकले हो जो महीनों में पहुंचोगे, क्योंकि भैया तुम्हें एक स्पेशल मौसम में ही जाना पड़ता था। ज्योग्राफी में बताया गया है कि जब हवाएं चलती थी तो जहाज की दिशा भी वही निर्धारित करते थे। तुम्हारी तरह नहीं कि आज देखा अरे हमें तो इंग्लैंड चले जाना चाहिए, अरे चलो चूका हुआ है। पहले जब जहाज की यात्रा होती है तो उसमें बड़े बड़े जो आपने देखा होगा बहुत सारे कपड़े लगे होते हैं, वो इसलिए कि जिधर विंड चलती है विंड के फ्लो के साथ जहाज मूव करता है। वो 6 महीने इंतजार करते थे कि कब भैया बारिश से पहले होने वाली पश्चिमवर्ती हवाएं चलेंगी, जब वो हवाएं चलेंगी तो जहाज को दिशा मिलेगी। तो इस वजह से उन्हें बीच में रुकना भी पड़ जाता था। होता क्या था, जब वो लोग चलते थे यूरोप से तो एक जगह पड़ती थी, एक छोटा सा आइलैंड। इस आइलैंड पर 1659 में सबसे पहले पोर्टुगीज का कब्जा हुआ, पुर्तगाल के लोगों ने। और पुर्तगाल के लोगों ने कब्जा करा 24 घंटे के लिए, उसके बाद डच लोगों ने तुरंत कब्जा कर लिया। इसलिए ज्यादातर आपको किताबों में मिलेगा डच, लेकिन सबसे पहले पुर्तगाली ने इसका प्रयोग करा था। उसके बाद डच के लोगों ने 1659 में इसमें कब्जा कर लिया। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आने लगी तो 1673 के आसपास इस आइलैंड पर पोर्टुगीज और डच से छीनकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया। लेकिन सर 1833 में तो इसे हेलेना एक्ट कहते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन खत्म करने जा रही है। अब क्वीन ने और बड़ा खेल लिया। 1659 में डच, उसके बाद 1673 में ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी से भी इसको छीन लिया क्वीन ने। और क्वीन ने 1833 के अधिनियम में ये बात लिख दी कि आज से सेंट हेलेना आइलैंड भी क्वीन के नाम से जाना जाएगा, मतलब क्वीन का होगा, क्वीन की संपत्ति कहलाएगा। इसीलिए सिर्फ यही कारण था, इसे बोला गया सेंट हेलेना एक्ट। मिल गया अरुण? सेंट हेलेना, अच्छा इंस्टाग्राम 2 दिन समझना ये बात क्लियर। और इसके बारे में एक और प्रोजेक्ट करते बताऊं, इसी आइलैंड में ना नेपोलियन बोनापार्टे को कैदी बना के रखा गया और यही उसने दम तोड़ दिया। ये भी इसका लेकिन ये आपके हिस्ट्री वाले टीचर या मैम पढ़ाएंगे जो भी आए, ठीक है? तो फिलहाल मेरे कहने का मतलब ये था कि सेंट हेलेना ईस्ट इंडिया कंपनी को कब्जा करने का क्या कारण? बहुत आसान था। हम रास्ते से जा रहे हैं, हमें रुकना है, व्यापार में एक गैप लेना है, थोड़ी देर पावर नैप लेना है, रुकेंगे। आईएएस का प्रीलिम्स है, 3 दिन देके निकलते हैं यहाँ से, सिर्फ आराम करना और कोई काम नहीं। ना तो ये ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन थी
जैसे तुम्हारा तिब्बत है कि जहाँ ऊंचाई पे चल के भारत ऊंचाई पे आया था तो गोली डालने में आसानी होगी, सिर्फ ये जहाज से आने के दौरान एक ब्रेक था, एक स्टेशन था जहाँ पे वो आराम से विश्राम करते थे और इसका कोई भी हिस्टोरिकल पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं पता ना पता। ठीक है, क्लियर? क्योंकि ये आ जाएगा प्रीलिम्स में दे देंगे। सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। केंद्रीकरण की व्यवस्था पूरी हुई, मोनोपोली खत्म हुई। ये तीनों निम्नवत किसने दिए हुए थे? नीचे लिखेंगे 1813, 33, 1793। तुम घूम जाओगे तो तुम्हें करना होगा 1833 पर टिक। तो दोनों नाम लिख के आ सकते हैं, भारत सरकार अधिनियम और बिल्कुल बिल्कुल दोनों नाम लिख के आ सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। कोई डाउट यहाँ तक सुभाष? सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर। कोई डाउट पीछे? इधर डाउट नहीं, मुझे तो उल्टा कंसेप्ट पूछना चाहिए तुम्हारे बच्चों। इधर समझ में आ गया? भालू कहाँ पाया जाता है? अटेंशन नहीं है बिल्कुल। ये आवाज का चौराहे पे सुबह में मिली थी, ये भी आ रही थी आराम से कचूरी पर, और मैं ऐसे दिख रही थी देखी नहीं। अच्छा हाँ कोचिंग में बोली, अरे सर आप यहाँ? हाँ कोचिंग में। असल में मैं जिम के पास से निकला था, जिम से नहीं, जिम के पास से, जिम से नहीं, अरे जिम से नहीं, यहाँ सर जिम जा रहा है, कोई आवश्यकता नहीं है मुझे, मैं गवर्नमेंट नौकरी ले लूँगा उसके जिम जा रहेगी। यही बस सुनना चाहता देखा, बिना जिम जाए भी व्यक्ति कमजोर हो सकता है। चलो भैया अब आ जाओ 1853 पे। ये एक्ट क्यों फेल हुआ? क्योंकि कंपनी सपोर्ट नहीं कर रही। सिंपल सी बात। एक ट्रिक है, तुम्हें कोई भी एक्ट की याद आए ना तो 1793 के बाद यही लिख देना कि कंपनी सपोर्ट ही नहीं कर रही थी। 1793 तक कंप्लीट देना। उससे पहले कारण थे जिसमें गवर्नर जनरल, सुप्रीम कोर्ट की नहीं बनी, एग्जीक्यूटिव की नहीं बनी, लेकिन उसके बाद कंपनी ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। इज इट क्लियर? चलो 1853 का और पढ़ते हैं, उसमें और बताया जाता है। हाँ 1833 में एक चीज और समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1833 से पहले तुम्हें पता होना चाहिए गवर्नर जनरल ऑफ जो भारत बने थे विलियम बेंटिक, पहले गवर्नर जनरल के पास कौन सा परिषद था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर दो चीजें बनाई गई थी। एक बनाया गया था इसी से विधि आयोग, लॉ कमीशन। सर बनाया कहां से था? तो एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो कार्यकारी परिषद था उसी से दो भागों में बांट दिया था, पहला विधि बनाने का और दूसरा एग्जीक्यूटिव फंक्शन का यानी कार्यकारी। 1833 में सेपरेशन कर दिया था किसका? सर गवर्नर जनरल ऑफ जो भारत का बना वो भी 1833 में पहली बार बना, उसके साथ एक लॉ का एक्सपर्ट भी चिपका दिया गया मैकॉले, ताकि अब विधि बनाने की बारी आएगी तो विधि आयोग होगा। लेकिन ये विधि आयोग अलग से बनाया नहीं गया, इसे इसी के एग्जीक्यूटिव परिषद के हिस्से कर दिए गए। एक जाना गया लॉ कमीशन, एक जाना गया कार्यकारी कमीशन। ठीक है, या कार्यकारी कमीशन। बात है समझ में? कृष्ण पाल यहाँ तो डाउट नहीं है। आगे बढ़े, पानी पिलाओ यार, एक मिनट का ब्रेक लो, गला बैठ लो। कितने गले हैं तुम्हारे पास? नल वाला तो ग्राइंडर में क्या ग्राइंडर बजा लेकिन आइडिया बनेगा बनेगा। अब भ्रष्टाचार के मामले में अंदर पहुंचाऊंगा। सरकारी नल आपने कितने लगवाए डीएम साहब दे रहे बताइए? सर ऐसे रिलेवेंट करना तो बहुत मुश्किल हो। सही बात नहीं तो जुडिशरी करवा सकते, ये मत बोलो। मैंने आगे के लिए थे। अरे आपको वीडियोस नहीं देखते हैं? अभी छोड़ो, तुम लोग डिमोटिवेटेड हो जाओ। गिफ्ट का पास में हुआ है तो नोटिस किया आपने अपने क्लिक को गिफ्ट में ये पुराने वाले जो भी नहीं हैं ऐसे इरेज कर दो। ये शायद मैंने दुकान से पता ही है, आज ही आया नहीं, मैंने आज वाला नोटिस हो सकता है किसी हमारा नोटिस मानना आया हाई कोर्ट से कंटेंट ऑफ कोर्ट। कुछ दिन पहले गए थे आप कोर्ट गए हो हाँ वो इंसिडेंट था। हाँ कागज से इन्होंने प्रधान जी वहां की हाँ ठीक है, तुम लोग जो बात कर रहे हो पश्चिमी भारत की वो ठीक है, समझ लो। ठीक है, ऑन कैमरा यू हैव टू बी वेरी शार्प, वेरी क्रिस्प, वेरी कंट्रोल्ड। समझ गए? कृष्ण बात समझ गए? हाँ तो अच्छी बात ये है वीडियो एडिटिंग हो जाती है। आगे बढ़ो। असल में सबसे पहले तो 4-5 मार्कर नए खरीदने पड़ेंगे, मार्करों का नहीं। अब पीछे बुजुर्गों खड़े खड़े कर रहे हैं, बात करना है सब, जरा सी बारिश हुई नहीं ना पढ़ने के बहाने। चलो भैया 1853 कर रहे बजाज 1853 में क्या हुआ था बताओ भैया? हाँ बताओ भैया। 1853 में एक बात आपको और समझनी चाहिए कि 1773 के बाद कंपनी 20 साल खींच के जो ला रही थी ना वो 1853 तक की ला पाई। 1853 में आपको तुरंत लिख लेना है 20
साल वाला ड्रामा खत्म, क्योंकि अब नाम की कंपनी रह गई थी यार। कंपनी यहाँ पर आकर के 20 साल आगे नहीं ले जा सकते थे, क्यों? क्योंकि 1853 में भारतीयों को उच्च सेवा यानी हायर इंपीरियल सिविल सर्विसेज में शामिल कर दिया गया। अब भारतीय भी जो है वो आईएएस आईसीएस बनना शुरू हो गए थे, और सबसे पहले 21 साल की उम्र में, जिनकी 17 साल में शादी हुई थी, वो बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, पहले भारतीय आईसीएस ऑफिसर बने थे। ठीक है, बात आई समझ में? यस, वो 3-4 भाई थे, रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, इन्होंने सब गीतांजलि वगैरह और वो सब शुरू करा था, वो थे पेंटर। इस टाइप के कहने जो है भारतीय भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल सही। इस अधिनियम के तहत अब भारतीय भी बन सकते थे हर घर आईएएस योजना में पात्र। अरे जोक है भाई भैया, तुम क्या 1948 में क्या कर रहे? 1853 में 20 साल वाली बात खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि देखो आईसीएस, फिर शॉर्ट में देखो भारतीय, और भारतीय लिखने के बाद देखो एंट्री, एंट्री के बाद लिखो सिविल सर्विसेज, हायर वाली, हायर सिविल सर्विसेज को कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज भी तुम लोग कहीं पढ़ोगे, कोविनेंटेड अनकोविनेंटेड, कोई कंफ्यूज मत होना। सी कोविनेंटेड मतलब बड़ी वाली आईएएस आईसीएस, अनकोविनेंटेड मतलब लोअर वाली, क्लर्क, ग्रुप टी, दरोगा नहीं, दरोगा तो अच्छा होता है, कांस्टेबल। ठीक है, एसएससी जीडी, एसएससी एमपीएस हवलदार, एसएससी वाले कह रहे सर और बेइज्जती। आगे बढ़े सर। 1853 में और क्या हुआ था भैया? 1853 में तुम्हें भारत के अंदर मुबारक हो मिल गई थी आईपीसी, वो आईपीसी आज भी चल रही है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। तुम लोग बाद में कहोगे सर आईपीसी तो लॉ वाले पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़े? इसीलिए यूपीएससी लॉ के चुटके से क्वेश्चन निकाल लेता है, क्योंकि वो कहता है सारी विधियां तो 1853 के लॉ आयोग से बनी है, चाहे कि वो भारतीय दंड संहिता हो, भारतीय आपराधिक दंड प्रक्रिया हो, भारतीय न्यायिक प्रक्रिया हो, जो सारी की सारी बनी है वो 1853 के लॉ आयोग से बनी है, जो आज भी चल रही है। 1860 की आईपीसी खत्म नहीं हुई है। कोई भी व्यक्ति चोरी करता है तो धारा 378 लगती है ना उसके ऊपर, तो कॉमा लगा के लिखा होता है भा दा सा 1860, 1860, उसका मतलब होता है भारतीय दंड संहिता, इंग्लिश में इंडियन पीनल कोड। तो अब बात आई समझ में? आज भी वो 1860 की चल रही है, तो इस वजह से यूपीएससी अपेक्षित करता है कि तुम्हें चोरी, लूटपाट, 151 का चालान, छोटी मोटी चीजें पता हो, इसलिए उसने लॉ का वेटेज बढ़ा दिया, क्योंकि पॉलिटी को लॉ से जोड़ने पे खतरनाक फ्यूजन होता है, और बच्चे लॉ की जानकारी लेते नहीं। पता है, बड़ा कमाल की बात है, लॉ वाले पॉलिटी नहीं पढ़ते, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी वाले लॉ नहीं पढ़ते, और लॉ पॉलिटी जो दोनों होते हैं, ऐसे बच्चे यूपीएससी में बहुत कम आते हैं। लॉ ऑप्शन लेके बहुत कम बच्चे आते हैं, पीएसआईआर वाले बहुत कम आते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया लॉ का ज्ञान भी बच्चों को देना चाहिए, लॉ सिटीजन को अवेयर करता है, अवेयर, ठीक है ना? तुम्हें पता है कि तुम वोट देने जाते हो, लेकिन ये अधिकार तुम्हें किसने दिया? सरकार ने थोड़ी दिया, तो तुम्हें लॉ ने दिया। बताइए समझिए? हाँ, लॉ जरूर सरकार बनाती है, बदलती है, तो इसलिए लॉ की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। 1853 में सर आपने देखा 20 साल का ड्रामा खत्म, आईसीएस ऑफिसर भारतीय बनना शुरू हो गए थे। और सर सबसे बड़ी बात ये थी कि 1853 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि आज से मैं हूँ तुम्हारी पूरी की पूरी संपत्ति अधिग्रहित करी हुई मालिकानी, और जो भी ये सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी है ये सिर्फ और सिर्फ एजेंट है। यानी कि शब्द निकल के आया जो 1858 में भी बोला जाएगा, इंटरेस्ट। समझे इंटरेस्ट क्या होता है? फिर समझाता हूं, यश को ले लेते हैं। एक दिन भारत छोड़ते वक्त आईएफएस की ट्रेनिंग के जाने के दौरान मैंने इससे कहा यस ये मेरा पालतू कुत्ता टॉमी, इसने कहा यस, मैंने कहा अरे भाई हाँ हाँ सुन लिया, मैंने कहा यस ये जो कुत्ता है इसका तुम्हें बहुत ध्यान रखना है, ये मेरा बिल्कुल एकदम जीवी कुत्ता है, इसे पेडिग्री खिलाना है, शाम को ये खिलाना है। यश ने कहा सर मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। अब यहाँ पर यश ने जो कुत्ते को होल्ड करा, मालिक बन गए, ये ट्रस्ट में मालिक बन गए, नहीं समझे? मैंने कह दिया ये मेरी चीज है, इसका ध्यान तुम रखोगे। तो अब जरा इमेजिन करो, यही कंपनी कर दी कि क्वीन का मतलब अभिषेक मिश्रा जो विदेश जा रहे हैं, यश का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, और कुत्ता मतलब संपत्ति, तो ये मेरे ट्रस्ट पे होल्ड कर रहे हैं, विश्वास पे, कि मुझे यश पे विश्वास है कि मेरा कुत्ता 12 साल जी जाएगा अगर वो यश के पास रह गया। ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रस्टी एजेंट बना दिया। 1853 में लिखित के घोषित कर दिया कि जितनी भी संपत्ति है ये हमारी है, और ये सिर्फ ट्रस्ट में होल्ड करना है, क्योंकि ट्रस्ट में किसी को भी बाहर करना बहुत आसान था। और 1853 में एक घटना और हुई, कंपनी से कह दिया गया
कि अब हम तुम्हारा जो समय है ना उसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देते हैं। कितने साल के लिए? सर 20 साल वाला खत्म करके कंपनी के लिए बोल दिया गया कि हम तुम्हें इनडेफिनिट टाइम के लिए बढ़ा दे रहे हैं, अनिश्चित काल के लिए। अरे वाह सर, इसका मतलब अब तो कंपनी कभी खत्म ही नहीं होगी। अब तो सर कंपनी बन गई इन्फिनिटी। फिजिक्स में ऐसे बनाते हैं ना इन्फिनिटी, ये ऐसे वाला, ठीक है ना, ये इन्फिनिटी। बेटा हुआ हाँ बेटा हुआ, सही बात है, बेटा हुआ। चलो, तो ये जो इन्फिनिटी है, भूमि समझ गए, ये जो इन्फिनिटी है, इस इन्फिनिटी की बात जरा समझना ध्यान से। मैंने कहा फोन पे जाओ, आज के बाद में तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, तो इसका मतलब ये है बात करो। अरे तुम लोग भावनात्मक विचार से क्यों जुड़ रहे हो? समझो, जब भी कोई व्यक्ति किसी से कहता है आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, जाओ यहाँ से, इसका मतलब ये होता है कि वो तुम्हारी इसी समय से शक्ल देखना बंद भी कर सकता है, या हो सकता है वो चाहना है कि तुम वापस आओ, शक्ल दिखाओ। कंपनी के साथ ना कोई ने यही कर दिया। अनिश्चित काल या हमेशा के लिए चले जाओ शब्द बड़ा खतरनाक होता है। कभी भी आप नोटिस देखना, कोई यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट स्ट्राइक करते हैं, आप पढ़ना तो मजा आएगा, तो वहाँ एक चीज लिखी होती है लैटिन में, जिसे बोलते हैं सिने डाई। इस सिने डाई का मतलब होता है लैटिन भाषा में अनिश्चित काल। क्यों लिखते हैं? आज तुम्हें पता चला कि कॉलेज में 1 घंटे के लिए स्ट्राइक लगी है, तो तुम 1 घंटे बाद स्ट्राइक शुरू कर दो, लेकिन अनिश्चित काल लिखने के बाद तुम्हें पता ही नहीं, 1 घंटे में भी समाप्त हो सकती है, 1 साल में भी समाप्त हो सकती है। यही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा अब 20 साल के लिए खत्म, हम तुम्हें कर देते हैं इनफाइनाइट टाइम के लिए। पर ये इनफाइनाइट टाइम 1 दिन का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है। बात आई समझ में? तो इसका मतलब सर लॉ में शब्दों का खेल होता है। बिल्कुल सही। मैंने एक व्यक्ति को उपहति कार्य करी जिसके दौरान में पीड़ा से मर गया। अब तुम कहोगे अरे सर ने किसी को मारा होगा, नहीं, ये 302 हत्या की परिभाषा है, समझ रहे हो? यानी हत्या में सर सीधे भी तो कह सकते थे ना, मैंने एक व्यक्ति के चाकू भोंक के हत्या कर दी, नहीं, लॉ कहता है कि घोर उपहति कार्य करी जिसमें व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया गया 3.5 mm चाकू नोक वाला, जो कि दाईं ओर आंत में घुसेड़ दिया, इससे वह तड़प के मर गया, स्पॉट हत्या। तो ये होती है लॉ की बात। इसलिए इंडेफिनिट वर्ड के साथ वो खेल करो। 1853 में अनिश्चित काल का मतलब था कि हम तुम्हें आज भी खत्म कर सकते हैं, 1 साल बाद भी खत्म कर सकते हैं। बात आई समझ में? तो जितने लोग यहाँ तक पहुंच चुके थे, कृपया खत्म कर लो ये रिश्ते, ठीक है? बड़े खुश हो रहे थे सर, कल तो बात हुई है, परसों हो, ठीक है? तो बात आई समझ में? इनफाइनाइट का मतलब ये होता है सर कभी भी सेवाएं समाप्त करी जा सकती हैं। 1853 में ऐसा बोल दिया गया था। हेल्सबेरी कॉलेज वाला पॉइंट हो गया, उसके अलावा गवर्नर जनरल वाला भी पॉइंट हो गया, 20 साल का चार्टर हो गया। हाँ, 1853 में इससे ज्यादा पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। सर कोई ऐतिहासिक घटना जो 1853 से पहले हुई हो हिस्ट्री में, कुछ बता सकता है कि 1853 से पहले ऐसी कौन सी घटना थी जो हुई हो? तो मैं तुम्हें थोड़ा सा विश्व इतिहास का ज्ञान दे देता हूँ। एक शब्द लिख लो, लेजिस्फेयर। जो स्पेलिंग लिखेगा उसे 10 रुपये देंगे। हाँ पक्की बात, लेजिस्फेयर की स्पेलिंग लिख के देखो, बोल के बताओ, बोल के तो तुम दोगे गूगल पे। लेजिस्फेयर की स्पेलिंग क्या होगी? लेजिस्फेयर। एसएससी वालों कहाँ है? कोई एसएससी? हाँ, अरे इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बताओ। We have here Mr. Bitty sir who will tell us the spelling of legislature. धीरे-धीरे खत्म हो गई। लेजिस्फेयर नहीं पढ़ा? असल में सुबह गूगल से मैंने भी देखा, तो मुझे लगा मुझे आती है तो किसे आती है, तो मुझे भी नहीं आता। सब मेरी तरह ही जो ढक्कन लिखता। चलो, हमने गूगल करा, उसमें 100 यूनिट बिजली करी आती। मुबारक हो, आपके जन्मदिन में बत्ती गिरी है और बत्ती आ भी गई किसी आपने देखा। चलो, इसे लिखो लेजिस्फेयर। इसका मतलब समझ लो, इसका सिंपल सा मतलब है ये एक तरीके की व्यापार नीति है। यानी सर 1853 में जो मोनोपोली खत्म हुई थी ब्रिटिश में, वो पूरी तरीके से और ज्यादा विस्तृत हो गई। बहुत कंपनियां आई क्योंकि उस समय औद्योगिक क्रांति चरम सीमा पे थी और विश्व में चल रही थी लेजिस्फेयर नीति। यानी किसी भी राज्य को व्यापारी के साथ हस्तक्षेप करने का अधिकार जब खत्म कर दिया जाता है तो उसे मैत्रीपूर्ण व्यापार कहते हैं, यानी लेजिस्फेयर कहते हैं। बात आई समझ में? नाम भूल गया उसका नाम है अग्रणी वॉइस लिमिटेड। हाँ, तो एक दिन अग्रणी ने मुझे फोन किया और अग्रणी ने कहा सर मेरे पापा मेरी हर ड्राइंग के बीच में बैठ के अपना नाम लिख जाते हैं।
मैंने बड़ी मुश्किल से आज गणेश जी बनाए, पापा है बोले मेरा नाम भी, वो मेरा नाम व्हाट्सएप पे डाल देंगे स्टेटस लगाने। बोले सर ये काय को इंटरफेयर कर रहे हैं? मैंने कहा अपने पापा को तुम्हें गूगल का लेख पढ़ाओ, इसमें लिखा है लेजिस्फेरे, यानी जब कोई किसी के काम में हस्तक्षेप करना बंद कर देता है तो उसे लेजिस्फेरे कहते हैं। इसीलिए अब तुम देखोगे कि कंपनी के साथ में अनिश्चित काल की अवधि जो बढ़ाई है वो लेजिस्फेयर पॉलिसी के तहत किया गया है कि हम तो कंपनी में हस्तक्षेप कर ही नहीं रहे, हम तो अच्छे ब्रिटिशर्स हैं, हम वो वाले ब्रिटिशर्स हैं जिसने कंपनी को फ्री छोड़ रखा है और कंपनी तो व्यापार अनिश्चित काल तक कर सकती है। खेल समझे? समझे गेम ऑफ थ्रोन्स? अल्लाह सपना नहीं चाहिए, कोई नहीं है ऐसा कुछ काम नहीं हो गया और नहाओ चिट्ठी ले जाओ। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे सपना के मोहल्ले की सप्लाई की नलकूप डिपार्टमेंट में मेरे भाई अभी नहीं ईस्ट इंडिया संपत्ति भारत की, ईस्ट इंडिया कंपनी को बची कुछ भी देख रही है, लेकिन उन्होंने संपत्ति के ऊपर ये कह दिया कि हमारे ट्रस्ट एक जैसे ट्रस्टी होता है वो क्लियर हो गया। कृष्ण पाल ने जो पॉइंट पूछा वो अच्छा है, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ सर। तो 1853 में क्या संपत्ति जो थी वो क्वीन के पास चली गई? नहीं, ना 1776 में कोई संपत्ति क्वीन के पास गई, ना 1784 में कब्जे की जब बात हुई तो क्वीन के पास गई, ये जाएगी 1858 में। लेकिन घोषणा हो गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रस्टी है, विश्वास पात्र है, तुम्हारा वो वाला दोस्त है जिससे तुम कहते हो जरा गुस्सा हो गई है बना लेना, तो वही लिख के भेज देता है, अरे बेकार आदमी है बात करो मुझसे, तो जोक नहीं समझे? अरे मतलब कॉमन फ्रेंड, रैंक का फ्रेंड। आलू नहीं समझ पा रहा, इंटेलेक्चुअल लेवल 100/200। चलो आगे समझ चल भी रहा है, लेकिन चलन मुझ थोड़ा आगे रहे, पीछे दिख भी रहे। अग्रणी बाकी चीजें समझ में आई? अभी वाला एग्जाम्पल छोड़ दो, बोल ये लड़की पढ़ो इधर आप, क्या नाम है? अल्लाह, इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग? रोशनी का मतलब एक आयत में सुनो, ठीक है? हंसोगी सुमन बुकुन मोहब्बत लाइट से, अरे कुत्ता भगाने वाली आयत है भाई, है ना? जब कोई बदुआ वाला पीछे पड़ जाती है तो मैं कहना चाहिए सुमन बुकुन मोहब्बत। अभी मैं धर्म परिवर्तन की स्थिति में थोड़ा ही पहुंचा हूं, पढ़ रहा हूं। अरे ऐसा लॉ में मुस्लिम लोग होता है तो हम लोग बहुत पढ़ते हैं, और जब मैं कोई केस पढ़ाऊंगा ना शायरा वालों वाला और शाह अहमद वाला, तो उसमें आयत नंबर 241 242 प्रयोग होगी कि महिलाओं से कैसा व्यवहार करना चाहिए, तब तुम्हें मुस्लिम लॉ पे मेरा थोड़ा सा 5 मिनट का ध्यान खींचेगा। यही है ना ऐसी सुमन रूम पढ़ो। चलो आगे बढ़े। संस्कृत भी आती है मुझे, अच्छा संस्कृत में केस का जो मतलब जो वो था क्या क्या दोबारा बोलो। केस का जो वो निकला था कि लेना पड़ेगी वो चीज। हाँ मेंटेनेंस मैंने पढ़ाया था, वहाँ से पढ़ाया था। मैं कह रहा हूँ ये अभी भी क्यों विवाद में है? आज विवाद में नहीं है, इसमें ये विवाद में इसलिए है क्योंकि इसमें मुस्लिम के पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप हो गया था जो गलत था। और आज भी अगर यूसीसी आया, समान नागरिक संहिता, तो एक माइनॉरिटी जो है वो विरोध क्यों कर रही है? क्योंकि उसके पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप हो गया। हाँ उस आर्टिकल के बारे में पढ़ना, यूसीसी पे तो आर्टिकल आपको देखने की चाहिए। चलो आगे बढ़े, 1853 से आगे बढ़े, कोई डाउट? अब तुम्हें एक और रोचक जानकारी मैं दूंगा। 1853 के बाद एक और, सबको पता होगा कि 1858 का जो अधिनियम अब आएगा वो जबरदस्ती लाया जाएगा, क्योंकि उससे पहले भारत में कौन सी क्रांति हो जाएगी? 1857 की क्रांति सबने पढ़ी है ना। चलो आज मैं तुम्हें 1857 की क्रांति का एक नया आयाम दिखाता हूँ, वो तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा कि सर ऐसा भी था। क्वीन इसलिए लड़ी थी, क्वीन का मतलब रानी लक्ष्मीबाई, वो भी तो क्वीन थी ना। चलो भैया तुम्हारा इतिहास चेक करें, है क्या कह रहे पढ़ाई की? जोर से बोलो, जय माता दी बोलना। मैं ये कह रहा हूँ कि क्वीन जो थी वो अपने ही पिंड की थी। अच्छा तो भैया अगला जो अधिनियम आता है वो आता है 1858, जिसको कोई चार्टर एक्ट बोला जाना बंद कर दिया गया। और चार्टर एक्ट बोला जाना इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि अब कंपनी को एक अधिकारी भी मानना बंद कर दिया गया। इसका मतलब कंपनी सिर्फ एक ट्रस्टी है, विश्वास का पात्र। यानी क्वीन ने कह रखा अपने दोस्त से, ओए संपत्ति देके रही हो,
समझ में आई? 1853। अब देखो क्वीन कैसे मामला अपनी हथेली में शिफ्ट करती है और मजा आता है। 1858 से पहले एक ऐतिहासिक घटना घटती है जिसे तुम अपनी भाषा में कहते हो भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। ये तो सबको पता होगा कि पहला नहीं था, बेल्लौर वाला पहला था जो वहाँ के पीजेंट्स ने किया था, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। 1857 क्यों हुआ था ये बताओ, क्योंकि अब इंटरएक्शन का ही टाइम बचा है, लेक्चर खत्म होने में 5 मिनट है, इसे मैं थोड़ा बताऊँ। कॉपी बंद कर लो, इंटरेक्शन करते हैं। 1857 की क्रांति जिसमें मंगल पांडे जी शामिल थे वो क्यों हुई थी? इसमें बेसिकली कई कारण थे। हाँ। धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण थे। कोई ये बताओ उसका राजनीतिक कारण क्या है? क्या था उसका राजनीतिक कारण? कल गांधी जी की एंट्री भी करानी है, गांधी जी को दिखाऊंगा तो मैं पता चलेगा कि गांधी जी सही समय पे सही आदमी थे। अगर गांधी जी नहीं होते तो कभी नहीं समझ पाते कॉलोनी क्या है, स्वतंत्रता क्या, कभी नहीं समझ पाते। वो मैं बताऊँ। हाँ बताओ 1857 के राजनीतिक कारण क्या थे? सर 1857 के राजनीतिक कारण ये थे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज इन्होंने हमारे धार्मिक और कई चीज़ों में तो हस्तक्षेप करा ही था। सर ये उल्टी सीधी विधि बना, सती रीमैरिज, बच्चों की शादी को खत्म करने वाले एक्ट, ये सब इस तरीके के इन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू कर दिए। दूसरा, आर्मी के भत्ते कम देते थे और जो इंडिया के फौजी होते थे उन्हें समुद्र पार ले जाते थे और वो समुद्र पार जाने में मानते थे कि हमारा धर्म खत्म हो गया। आर्थिक कारण थे, आर्थिक लूटपाट कर रहे थे। कल्चरल कारण थे, कल्चरल कारण ये थे इन्होंने कई सारी कुप्रथाएं जो चल रही थी भारत में उन्हें बंद कराया, लेकिन कुप्रथाओं पे लोगों का अटूट विश्वास था, वो ये मानते थे भैया बंद कैसे कराया। लेकिन इमीडिएट कारण जो था, तत्कालिक कारण था, वो सभी को पता होगा, P53 राइफल था, रॉयल एनफील्ड कंपनी जिसमें भैया चर्बी लगी होती थी, कार्बोहाइड्रेट 0.01%, 99% फैट एंड शुगर, समझ जाओ। तो उसके बाद वो सारे इंग्रेडिएंट जो लगे हुए थे, मंगल पांडे जी ने विरोध कर दिया। मंगल पांडे गए 2 ऑफिसर से पूछने, कौन कौन से थे? एक ह्यूस्टन था, एक बैरन था, इन दोनों से पूछा था, नाम देख लेना। तो इन दोनों मिलिट्री ऑफिसर से जाके पूछा कि क्या ऐसा है, ना उन्होंने हाँ कहा ना उन्होंने ना कहा। उन्होंने पूछा तू है किरण, उन्होंने कहा तू हाँ कर ना कर, मेरी किरण। तो भैया मंगल पांडे को आ गया जोश, उन्होंने उड़ा दी गोली और जब गोली मार दी तो उन्हें बैरकपुर में फांसी हुई। है बैरकपुर कहाँ है बताओ? और मेरठ में सेना ने जो विद्रोह किया था उसका बैरकपुर की घटना से गुस्से में आना था। जिन्हें भी ये पता हो कि मंगल पांडे को मेरठ में फांसी हुई थी, विद्रोह हुआ था, अपना ज्ञान सुधार लो, क्योंकि मेरठ के अंदर जो छावनी थी ना जाटों की और जो फौजी थे वो बढ़ गए, क्योंकि उन्होंने मंगल पांडे को देखा कि यार 29 मार्च 1857 को टांग दिया, तो उसके बाद इधर 9 मई को हिंसा बढ़ गई। और जब हिंसा भड़की तो इस पूरी हिंसा में इस बार फायदा हुआ क्वीन इंतजार कर रही थी कि कब मैं भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके डायरेक्टली क्राउन का शासन लागू कर दूं। और क्वीन ये बात सोच ही रही थी बैठे बैठे, तभी उसे खबर आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीयों ने अपना विद्रोह शुरू कर दिया। और जैसे ही विद्रोह शांत हुआ, जब आखिरी फांसी तात्या टोपे जी को दी गई, उसके बाद ये विद्रोह खत्म हो गया। तब उसके बाद क्वीन ने 1 नवंबर 1858 में प्रयागराज में, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वहां भेजा कनिंग को। और कनिंग जाकर के घोषणा पत्र पढ़ता है कि आज से ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म और हम तुम्हारे लिए लेके आए हैं फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज, यानी ये देखो हमारे सारे के सारे ऑफर। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना वो वास्तव में बड़ा मक्कार थी, यानी क्वीन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंधे करके बंदूक चलाई। समझे बात को? ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म तो क्वीन ही कर रही थी, आदेश भी क्वीन ने दिया था, लेकिन क्वीन ने लोगों के सामने क्या दिखा दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी विलेन है, तुम्हारा शोषण ये कर रही थी। और हम लागू करते हैं 1858 में क्राउन अधिनियम, जिसके तहत एक शब्द आता है, उसका मतलब तुम लोग बताओगे, बोला जाता है गुड गवर्नमेंट। क्या है ये सर गुड गवर्नमेंट, बताओ? गुड गवर्नमेंट की हिंदी अच्छी सरकार, लेकिन यहाँ अच्छी सरकार से मतलब नहीं है। क्या है गुड? इन्होंने बिल्कुल सही बताया, इसका मतलब होता है अकाउंटेबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार। कैसे? तो 1858 में क्वीन ने कहा कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1784 में जो पिट भैया थे ना, पिट भैया, उन्होंने 2 वर्गों में बांट दिया था। पहला था नियंत्रक बोर्ड और दूसरा था निदेशक बोर्ड। याद आ रहा है? इन्होंने कहा आज से ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, उसकी दोहरी सरकार खत्म और आज से भारत में गवर्नर जनरल भी खत्म।
आज से सारी की सारी चीजें खत्म और हम तुम्हें गुड गवर्नमेंट के तहत सीधे सीधे भारत में 2 पद दे रहे हैं, जिसको बोला जाएगा वाइसरॉय और एक होगा सचिव ऑफ स्टेट। ये जो सेक्रेटरी पद है, इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद किस चीज को खत्म करके बनाया था, तो 1784 के पिट्स के दोहरी सरकार को, यानी ये डुअल को, बीओसी और सीओडी को खत्म करके हमने लेकर के बनाया था। ये चीज याद रखना, सेक्रेटरी जनरल का पद ऐसे ही बना दिया था। सेक्रेटरी का पद 1784 के पिट्स के जो डबल टी थे, एक बीओसी बना एक सीओडी बना, उसे समाप्त करके ही बनाया गया था। तो सर सेक्रेटरी बड़ी या वाइसरॉय, बताओ। वाइसरॉय। अच्छा, बहुत बढ़िया, कितने साल से पढ़ रहे हो? वाइसरॉय पढ़ा है सेक्रेटरी। अरुण रिवीजन शुरू करो। वाइसरॉय पढ़ा है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी मैंने इसीलिए पूछा, 5 साल पढ़े हुए बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि 1773 में लेजिस्लेटिव पावर नहीं थी, एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वो ऐसे पढ़ते ही नहीं है। और ये अरुण ने अभी जो पॉइंट बताया, अरुण ने सिर्फ ये देख के बताया कि इंडिया में वाइसरॉय रूल करेगा, लेकिन अरुण फिर से रिवाइज करो और वापस से जब आप सब्जेक्ट उठाओगे तब आपको मेरी बात समझ में आए या ना आए, लेकिन एक चीज बता रहा हूँ वो याद रखना, ध्यान से समझना। डिजिटल बोर्ड तो है ही, बना देते हैं। ये रहा तुम्हारा प्यारा भारत रफली, ठीक है ना, समझ जाओ, ऐसी बना दिया मैंने। इंडिया थोड़ा बहुत लग रहा है विद रिस्पेक्ट। इंडिया के अंदर 1858 में क्वीन ने कहा ये सब नौटंकी खत्म, ये तो पहले ही खत्म हो चुके थे 1833 में, इसको बना दिया था गवर्नर जनरल, पहले बंगाल फिर भारत, ठीक। 1858 के युद्ध के बाद ये सब साफ। अब पूरी इंडिया के अंदर एक पद रहेगा, और ये जो वाइसरॉय का पद है, ध्यान से सुनना, ये जगह है ब्रिटेन। इस ब्रिटेन के अंदर है संसद, और इस संसद के अंदर, संसद भवन के अंदर एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे में बैठती है सेक्रेटरी अपने 15 लोगों के साथ। यानी सर वाइसरॉय के पास में जो भी जानकारी होगी वो सेक्रेटरी को देगा, सेक्रेटरी संसद को देगी, और संसद सारी जानकारी, यानी वाइसरॉय से बड़ा कौन है अरुण? अब आया क्लियर? मॉर्ले मिंटो, मॉर्ले सेक्रेटरी, मिंटो वाइसरॉय, सेक्रेटरी का नाम पहले। तो व्यवस्था समझना, ये 1858 में बोला गया कि गुड गवर्नमेंट का मतलब होता है उत्तरदायी सरकार, जैसा कृष्णपाल ने कहा, बिल्कुल सही कहा, अकाउंटेबल गवर्नमेंट। पर ये अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये था कि पूरी इंडिया में आ गया है अच्छा वाइसरॉय, और ये जो वाइसरॉय है ना, इस वाइसरॉय को भी अकेले नहीं छोड़ा था, इस वाइसरॉय के साथ भी बनाया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये ध्यान रखना, इसका भी परिषद बनाया था। क्यों? क्योंकि भैया इसको पानी पीना है, इसने घंटी बजाई, कोई पानी लेके ही आया, बोला अरे मेरे पास तो कोई है ही नहीं, तो ताकि ये अपने काम को आसानी से कर सके, पूरे भारत पे नियंत्रण करने के लिए अकेला आदमी नहीं चाहिए, टीम चाहिए। तो इस वाइसरॉय के साथ भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जो लीड करके चलती थी। टाइम भी हो गया।